ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ एफ ट्रिपल ई, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। मैं इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरा वन शॉट लेके आया हूँ, जिसमें पूरे यूनिट फर्स्ट को मैं एक साथ कवर करूंगा, जिससे हमारे सारे बच्चे बहुत कम समय में पूरे चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए, हम आपको बता देते हैं, अगर बहुत डिटेल स्टडी करना है तो यूट्यूब पे मेरा पूरा यूनिट फर्स्ट का डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है। मैंने पूरे 6 लेक्चर में मैंने पूरा जो है कवर किया है, बहुत डिटेल उसमें हमने समझाया है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे बच्चों आप वहां पे जा सकते हैं और वहां से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक छोटे से शेरो शायरी के साथ। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। कैसा रहा दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये है सिलेबस। मैं सिलेबस को पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैं इसको डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा, इस सिलेबस में ही मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि किस पॉइंट पे किस तरह के क्वेश्चन अराइज होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू राइट क्वेश्चंस एंड हाउ टू कम क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। हियर इट हैज बीन रिटेन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड देयर टाइप्स, इस पे आपके शॉर्ट नोट्स कमेंट वाले क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन इस पर बनेंगे। बहुत डिटेल इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। आपसे क्वेश्चन कह देगा कि निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, जिसमें एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ऐसा दे सकता है। इसमें बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्टर टू सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इस पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर में। जो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम नंबर के बनते हैं, इसमें से आपको जरूर बनेंगे, जिसमें एक्सट्रिंसिक से क्वेश्चन आपका बढ़िया देखने को मिलेगा। इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप ठीक से पढ़ेंगे, इसमें पक्का है क्वेश्चन मिलेंगे आपके। एक्सट्रिंसिक पे आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे। और इन सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी अभी डिस्कस किया, इन पे आपके क्या क्या मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। और इन पे हम ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू जरूर बनेगा, एमसीक्यू 100% बनेगा। एक्टिव कंपोनेंट का, पैसिव कंपोनेंट का, इस पर 110% जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा, मल्टीप्लाइड चॉइस क्वेश्चन। मैंने जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि 6 लेक्चर में जो मैंने इसके जस्ट पहले लिया है, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव केवल कराया है। जो इजी है उसको मैंने छोड़ दिया है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं उसको मैंने छोड़ दिया है। ऐसा नहीं नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा। मैंने उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप भूल सकते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से समझा करके आपको बताया है। आप पिछला लेक्चर जरूर देख लें, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से बताया गया है। इन पे आपके ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे। एक्सट्रिंसिक पे आपके ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये पीएन जंक्शन डायोड, अगर इस टॉपिक का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो यही है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसके संबंध में कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे डिप्लीशन लेयर है, बैरियर पोटेंशियल है, कट इन वोल्टेज है। तो इनसे संबंधित जो ये छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं, डिफ्यूजन करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा। और पीएन जंक्शन डायोड पे आपके मैक्सिमम मार्क जो 5 नंबर के होते हैं, क्वेश्चन पक्का है, पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन कर देगा पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइए। या ऐसे पूछ सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसका आपको पूछ सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को समझाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, बाइसिंग भी पूछ सकता है। इसमें पक्का और पक्का मान के चलिए कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, जो मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, पीएन जंक्शन डायोड पे जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।
यहाँ पे देखिए आप इसके छोटे मोटे जो पीएन जंक्शन डायोड जैसे आपका जीना डायोड है, लेड है, ये इन पर जो है आपके वही शार्ट नोट्स जरूर पूछे जाएंगे। और जीनो डायोड और लेड पे, इन दोनों पे एमसीक्यू आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस पर एमसीक्यू भी मिलेगा और शार्ट नोट्स मिलेगा, जिस पे लिखना है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन दोनों पे पक्का है आना है। इनके कंपैरिजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है शार्ट नोट्स के लिए। ये दोनों कौन कौन, जीना डायोड और लेड, हम इस अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल, इस पर आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और इनके सिंबल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, इस पर एमसीक्यू जरूर बनेगा। ये आप जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए इनका जो सिंबल होता है ना, उस पर एमसीक्यू जरूर बनेगा 100%। आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पढ़ाऊंगा आपको। फिर इनका देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब यहाँ पे अगर लक्षण की बात करें तो इनकी ट्रांजिस्टर की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको अगर पॉइंट वाइज आप क्या कर रहे हैं, अगर आप एक एक पॉइंट करके लिख रहे हैं कि भाई ये ट्रांजिस्टर है, ये करंट एम्पलीफिकेशन में अच्छा रोल प्ले करता है, पावर एम्पलीफिकेशन में भी अच्छा रोल प्ले करता है, और फिर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में भी अच्छा रोल प्ले करता है, इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है, आउटपुट इंपीडेंस लो होता है, यह करंट कंट्रोल डिवाइसेस है। अगर इस तरह का आप एक एक पॉइंट में लिख रहे हैं तो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, इनपुट और आउटपुट। अगर मान लीजिए कह दे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, इसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइए, तो फिर वहां आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना जरूरी होगा। मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो 2 तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर केवल कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दे देता तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ देता है इनपुट और आउटपुट का नाम डाल देता है, तब तो वहां आपको फिगर बनाना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, समझाना पड़ेगा। यहां पर देखिए बेसिक ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इनके बेसिक कहा हुआ है। बेसिक का मतलब कि 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और 110% इसके जो सिंबल होंगे ना, इसके सिंबल पे एमसीक्यू जरूर पूछेगा। इसके सिंबल पे एमसीक्यू 100% पूछेगा। इसलिए फेट मॉसफेट का सिंबल, ट्रांजिस्टर का सिंबल जरूर याद रखिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे। और जहां जहां जो जो क्वेश्चन बनेंगे, मैं अभी जब मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको अच्छे तरीके से बेटा समझाते चलूंगा। तो ये तो था यूनिट 1 का आपका पूरा सिलेबस। ये क्या है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आपका सब्जेक्ट का क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो हम पहले अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं कि हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं। F-E, ठीक है, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, F-E, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यहाँ पे शब्द है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये शब्द क्या है, इनका क्या मतलब है। इसको जानने से पहले बेटा हमें एक चीज जानना पड़ेगा, एसी और डीसी, ठीक है। 2 हमें करंट के बारे में जानना होगा। एक होता है अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं एसी, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट, इसको हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। तो ये क्या होती हैं, पहले इन्हें हमें समझना पड़ेगा। देखिए जब आप एसी और डीसी को समझेंगे तो सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट का जो नाम है इसके बारे में जानेंगे, तो फिर इसकी पूरी टॉपिक का क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या है, समझ रहे हैं ना। तो पहले हम एसी और डीसी के बारे में बता रहे हैं, आप नाम सुने भी होंगे, यहां मैं विजुलाइज करा दूंगा, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, एसी करंट क्या होती है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, ध्यान दीजिएगा, परिमाण और दिशा, हमने नाम लिखा क्या, परिमाण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा मैग्नीट्यूड, और दिशा को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं, ये कहते हैं डायरेक्शन। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और क्या है डायरेक्शन, ठीक है। जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, सॉरी यार एक मिनट, जिनका परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। ब्लैक ले लेता हूं, एक मिनट,
क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, समय के साथ क्या होते हैं, ये परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए यहां अगर हम बात करें परिमाण, तो परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब एक मान समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अल्टरनेट करंट का मैक्सिमम मान अगर मान लीजिए 6 एम्पियर है, ठीक है, तो इसका मान मतलब ये वैल्यू जो होगी 0 1 1 1 2 3 4 5 6, 6 तक वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब फिर 6 के बाद 6 5 4 3 2 1 0, फिर करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि अगर मैक्सिमम मान 6 एम्पियर है तो 6 से 6 तक ये करंट बढ़ेगी, फिर 6 5 4 3 2 1 0, फिर करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। ये जो घटना घटित हुई बेटा, ये फेज से न्यूट्रल हुई। और फिर देखिए अब न्यूट्रल से फेज, न्यूट्रल से फेज करंट क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी, फिर यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और फिर यहां से घटना शुरू होगी, फिर यहां पे करंट क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि जो आपके मान हैं, जो वैल्यू है वो भी लगातार बदल रही है। देखिए इनका मान भी लगातार बदल रहा है और फिर इनकी दिशा भी लगातार बदल रही है। दिशा का मतलब बेटा, अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा दें हम, तो यहाँ पे देखिए एक फेज हम रख दिया, एक यहाँ पे न्यूट्रल रख दिया, तो करंट आपकी फेज से न्यूट्रल गई, फिर न्यूट्रल से फेज गई, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और फिर इनका मान भी लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अल्टरनेट करंट होता है, जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है बेटा। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ करंट कैन नॉट बी स्टोरेज, ये करंट कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में जितनी एनर्जी स्टोर होगी, नेगेटिव साइकिल में उतना फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए +6 वोल्ट यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज हुआ, यहाँ -6 वोल्ट मिल गया, तो प्लस माइनस सेम जो गया खत्म हो गया। बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, एसी से कभी बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये मिलता कहाँ है, हमेशा ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आपके घर में आती है वही क्या होती है, एसी होती है। जब ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आपके घर में आती है वो क्या होती है, एसी होती है। वो क्या होती है, अल्टरनेट करंट होती है। ठीक है, तो इतनी बात बताने के पीछे हमारा मकसद क्या है, अभी अब क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी जिसको हम कहते हैं। इसका परिमाण और दिशा, इसकी अगर हम बात कर लें तो इसका परिमाण और दिशा दोनों जो है, परिमाण और दिशा दोनों ये समय के साथ क्या होता है बेटा, स्थिर होता है। दोनों क्या होता है, समय के साथ स्थिर होता है। मतलब अगर हम इसका कर्व खींचें तो अगर 4 एम्पियर का करंट है डीसी, तो हमेशा 4 एम्पियर ही उसमें क्या होता रहेगा, बना रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने एक बैटरी लिया, एक प्लस और माइनस, आपने इससे क्या कर दिया, बल्ब को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने बल्ब को जोड़ा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और जितनी फ्लो हो रही है उतनी ही फ्लो होगी। डिस्चार्ज होने पर 3 हो जाएगी, लेकिन जितनी फ्लो हो रही है उतना ही फ्लो होता रहेगा। यानी कि ऐसे जो करंट जिसका परिमाण और दिशा, मतलब जिसका मान और दिशा मतलब प्लस से माइनस दोनों समय के साथ क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो यहाँ हम क्या दे, एक फेज एक न्यूट्रल क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज यहाँ पे लो वोल्टेज, ताकि करंट हाई से लो की ओर क्या हो सके, फ्लो हो सके। पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए किया जाता है। तो बेटा वो है एसी, ये है डीसी। तो अब ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी, और आपको एक चीज और भी समझ में आ गया होगा कि जिसमें एसी आसानी से फ्लो हो सकती है उसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टर। हम अभी क्या बता रहे हैं आपको, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें एसी करंट या डीसी करंट आसानी से फ्लो हो जाए उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। और जिसमें ये फ्लो ना हो पाए, मतलब जिसमें ये करंट क्या हो जाए, फ्लो ना हो पाए, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अगर कंडक्टर की हम बात कर लें, इसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, इसको चालक पदार्थ कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको चालक कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये चालक मतलब आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं
कि जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, वो क्या है, चालक है। ये विद्युत रोधी पदार्थ जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सब जैसे पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो बाद में कुछ ऐसे पदार्थ की खोज हो गई जो सामान्य ताप पर क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष टेम्परेचर पे वो क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। ऐसे पदार्थ इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट किए और उनका नाम हो गया अर्धचालक। इसको बेटा अंग्रेजी में कहते हैं हम, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं इनको, सेमी कंडक्टर। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, सिलिकॉन आता है और क्या आता है, जर्मेनियम आता है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे पदार्थ हैं जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एक विशेष परिस्थिति में क्या हो जाता है, चालकता इसके अंदर आ जाती है। सामान्य अवस्था में तो इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में इसमें चालकता आ जाती है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, चालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ये सारी चीजें आपके क्या हैं, अर्धचालक पदार्थ में आती हैं। अब इतनी सारी बातें हम क्यों आपको बताएं, ताकि हम आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिफरेंस बता सकें। देखिए, अब हम पूरे इलेक्ट्रिकल में, देखिए इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, करंट हमेशा कंडक्टर में फ्लो होता है। पूरी स्टडी किसमें, कंडक्टर की पूरी स्टडी किसमें की जाती है, आपका इलेक्ट्रिकल में किया जाता है। इसमें करंट कौन सा होता है, एसी होता है, समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल में चार्ज कैरियर क्या होता है, जो चार्ज को ढोता है, जो आवेश को ढोता है, जिससे जैसे स्विच दबाए बल्ब वहां जल गई, मतलब चार्ज कैरी हुआ, वहां तक गया तभी बल्ब जली। तो चार्ज को कैरी कौन करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन करता है। एक ही चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे आप, केवल इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें हो गई इलेक्ट्रिकल के बारे में, जिसमें पूरी स्टडी आप कंडक्टर का करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर के ही तो भाग हैं। आपके मोटर हो गए, जनरेटर हो गए, सब में कंडक्टर ही तो हैं, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बेटा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो अभी हमने जो अर्धचालक पदार्थ के बारे में बताया, अर्धचालक पदार्थ की पूरी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ही क्या की जाती है। और इसमें जो धारा प्रयोग किया जाता है जनरली वो क्या होता है, डीसी होता है। और इसमें एक ही चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, दो होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, इसके साथ एक होल्स भी एक चार्ज कैरियर होता है, जो एक काल्पनिक चार्ज कैरियर है, वो भी इसमें भाग लेता है। और वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरीके के चार्ज कैरियर भी आते हैं। तो यहाँ पे तो यानी कि सेमीकंडक्टर से जितनी भी डिवाइसेस बनी है, चाहे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, आईसीज हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस जहां भी इस्तेमाल हुई हैं, वो पूरी डिवाइस किसके अंतर्गत आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो हम इस सब्जेक्ट में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी कि इन दोनों के बेसिक्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। ये तो था आपके सब्जेक्ट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ में तो आए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो पहले हम अब इसके अंदर अब प्रवेश करते हैं। अब हमें जो चीजें सीखनी है, अब हम उधर चलते हैं, क्योंकि आज का ये जो मैराथन है बेटा, वो मैराथन आपका यूनिट फर्स्ट का है। तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो यूनिट फर्स्ट का करेंगे, और बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे, पहले ही मैं बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल स्टडी करने का शौक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम इसके अंदर और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करिए, जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है इस चैनल पे, वहां पे आप देखिए। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव दो कंपोनेंट होते हैं। हम यहाँ पे पहले इन कंपोनेंट की क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट की स्टडी करेंगे, जो हमने आपके सिलेबस में दिखाया था, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे,
आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए सिंपल मैं बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ से जितने भी आपके डिवाइसेस बने होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। अगर सिंपली हमने बताया तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे आपका डायोड है, रेक्टिफिकेशन करता है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफिकेशन करता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, आवश्यकता से ज्यादा वोल्टेज गेन दे सकता है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो भी वोल्टेज गेन बढ़ा के देता है। तो ये सारे जो डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से बने हैं वो सब क्या है बेटा, एक्टिव आपके कंपोनेंट हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये आपको ध्यान रहे। ये जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, सिग्नल को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये सारी इसमें क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। और इनके लिए एक्सटर्नल पावर का होना आवश्यक है, तभी ये काम कर पाएंगे। अभी डायोड को आप सप्लाई ना दें, उसकी बाइसिंग ना करें, बैटरी से कनेक्ट ना करें तो काम ही नहीं करेगा, इसलिए इसको एक्सटर्नल सप्लाई भी देना क्या है, जरूरी है। तो इस पर आपका जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे गए हैं। दूसरा है बेटा पैसिव कंपोनेंट, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते, रेक्टिफाई नहीं करते, ये एनर्जी को क्या करते हैं, या तो ये एनर्जी को क्या करते हैं, या तो स्टोर कर लेते हैं या तो उसको डिसिपेट कर देते हैं। ये इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं जो आपके एक्टिव कंपोनेंट किया करते थे, ठीक है। ये एनर्जी को क्या कर सकते हैं, या तो स्टोर कर लेंगे या तो उसको डिसिपेट कर देंगे। जैसे रेसिस्टर है, आप क्या करते हैं, स्विच को दबाते हैं तो हीटर जलता है, हीटर जलता क्या करता है, जितनी सप्लाई लेता है उसको हीट और लाइट एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, डिसिपेट कर देता है एनर्जी को, तो वो हो गया रेसिस्टर। नाइक्रोम वायर क्या हो गया, रेसिस्टर। लेकिन इसके अलावा दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जैसे आपके इंडक्टर हैं, कैपेसिटर हैं, ये एनर्जी को अपने फील्ड में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, और इंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये दोनों कंपोनेंट एनर्जी स्टोर करते हैं, और रेसिस्टर क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट कर लेता है, मतलब उसको कंज्यूम कर लेता है या उसका यूज कर लेता है, सिंपल कहिए। तो ऐसे कंपोनेंट जो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हैं उनको हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हैं आपके एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, ये आपके इसमें डिफरेंस यहाँ पे बताए गए हैं, इस डिफरेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, आप इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंपोनेंट के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या होता है ये बताइए, ये देखिए ये है रेसिस्टर। रेसिस्टर का काम क्या है कि जब धारा इसमें फ्लो होगी तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसके फ्लो का अपोज करेगा। जैसे आप रास्ते में चलते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो आपकी गति का विरोध होगा कि नहीं होगा, तो यही तो रेसिस्टर है, रिप्रेजेंट तो इसी से करते हैं ना। तो ये क्या करेगा, धारा के प्रवाह को कंट्रोल करेगा, इसकी भी तो जरूरत है। ये बताइए पानी को रोकना है, पानी से बहुत काम करते हैं लेकिन उसके लिए बांध लगाते हैं कि नहीं, जितना जरूरत है उतना पानी हमको मिले। वैसे धारा को रोकने के लिए हम यहाँ पे रेसिस्टर का सर्किट में जरूर इस्तेमाल करते हैं, ये धारा को रोकने का काम करता है बेटा, विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, आप इसके टाइप्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो रेसिस्टर होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है जिसे धारा को रोकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका रेसिस्टर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेसिस्टेंस है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। मान लीजिए इसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज भी है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आर बराबर फार्मूला होता है V अपन आई, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, जो इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है ओम्स लॉ क्या है, लेकिन बस समझ लीजिए कि ओम्स लॉ क्या है। अगर ताप दाब समान परिस्थितियां रहें, अगर मान लीजिए फिजिकल कंडीशन सेम रहें, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट इसके क्रॉस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वह जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतने करंट फ्लो होगा। अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर हुआ, मान लीजिए रूम का जो टेम्परेचर है, प्रेशर इसी पर हम अलग अलग कंडक्टर रखें, या एक ही कंडक्टर का अगर जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएं वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी हीटर में रख के यूज करें तो नहीं होगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर वहां चेंज हो रहा है। तो जहां फिक्स रहे टेम्परेचर प्रेशर वहां पे वोल्टेज करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे करंट बढ़ेगा। यही क्या है, ओम्स लॉ है, इसी से फार्मूला बना है, इसको हमने एक एक्स्ट्रा में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये तो आपका हो गया क्या, रेसिस्टर। अब यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिटेल आपको बताया गया है, लेकिन हमें यहाँ टाइप्स को डिस्कस हम नहीं करेंगे, टाइप्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे सीधे किसके बारे में, इंडक्टर के बारे में, ठीक है। चलिए हम यहाँ बात करेंगे इंडक्टर के बारे में।
चलिए यहाँ पे कैपेसिटर पहले दिया हुआ, तो कैपेसिटर को देख लेते हैं। ये कैपेसिटर क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया है ये वन शॉट है, इसमें हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। हम हर एक टॉपिक का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। डिटेल पढ़ना है तो हमारे लेक्चर में जाइए, वहां पे इन चीजों को डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या करता है बेटा, ये एनर्जी को स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पे एनर्जी को क्या करता है, डिलीवर करता है। ठीक है, ये दोनों, इसमें क्या होती हैं, दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट होती है पॉजिटिव और एक प्लेट क्या होती है, निगेटिव। ठीक है, और इनको हम सप्लाई से जब जोड़ते हैं तो ये क्या करती हैं, एनर्जी को स्टोर करती हैं। क्या करती हैं, एनर्जी को स्टोर करती हैं। यह ना केवल एनर्जी को स्टोर करता है अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जो यहाँ पे इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम भरे हुए हैं, ये ना केवल इसमें एनर्जी को स्टोर करता है अपितु ये वोल्टेज के चेंज का विरोध भी करता है। कैसे, अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो यहाँ चार्ज बढ़ता जाएगा, अब पहले ही से आपके चार्ज हैं तो आने वाले चार्ज का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। ये आने वाले नेगेटिव चार्ज का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसलिए कैपेसिटर बढ़ने वाले वोल्टेज का क्या करता है, विरोध भी करता है। तो कैपेसिटर की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ये अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ये पोलराइजेशन कैसे होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों भरते हैं, इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाता है, इन सब चीजों को हमने डिटेल स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पे सिंपल इसका मतलब समझिए, एक आपका पैसिव कंपोनेंट है जो अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनके बीच में कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक। क्यों इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्टैटिक हैं, और जब चार्ज स्थिर होते हैं तो कौन सा फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जब यही चार्ज मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चार्ज है, और उनके मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। जैसे आपका क्या है, इंडक्टर, इंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ना, लेकिन चार्ज के मूव होने से मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही रहता है। अगर ये वेरिएबल स्पीड से मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों जनरेट करते हैं। वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसी में एनर्जी स्टोर हुआ। इंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैपेसिटर ये है जो क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। और इसका जो फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। अगर दो प्लेटें हैं, ये D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। अगर D की वैल्यू बढ़ेगी तो C की वैल्यू कम होगी। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाइए, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। एरिया अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो इसमें भरा हुआ है, अगर उसकी परमिटिविटी आप बढ़ा रहे हैं, परमिटिविटी का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करने में सहायता दे रहा है। भैया इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इतनी प्रॉपर्टी होती है, इसी तो डाइलेक्ट्रिक इनको कहा गया, इनको इंसुलेटर नहीं कहा गया, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी और होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर कंडक्ट करते हैं। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है। नहीं तो जरा सोचिए, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, मतलब इंसुलेटर एक प्रकार का हो, तो करंट कैसे पास होगी, करंट कैसे पास होगी, सोचने वाली बात है। तो चूंकि फील्ड लगातार चेंज होते रहते हैं, तो फील्ड के चेंज होने के कारण भी इसमें करंट फ्लो हो जाती है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर फ्लो होती है, अब बाहर कंडक्टिव करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है, तभी करंट इसके अंदर से पास हो पाती है। तो बताओ, तो इंसुलेटर है, ओपन सर्किट का काम करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगातार चेंज हो रहे हैं, उसी के कारण इसमें करंट फ्लो होती है। समझ में आ रही बात ना हमारी। तो इस तरह से कैपेसिटर सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। चलिए, अब इसके जो टाइप्स हैं उन टाइप को आप पढ़ लीजिएगा, इनके कौन कौन से टाइप्स हैं या फिर इनके अंदर क्या क्या होता है वो आपको रटना ही है, उसमें बहुत डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया, कैपेसिटर के बारे में बताया। ये है आपका क्या, क्वाइल। क्वाइल में क्या होता है, सारे तारों को इस प्रकार से जब हम लपेट देते हैं तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है बेटा, इसी को हम कहते हैं इंडक्टर। क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टर। इसमें चूंकि करंट फ्लो होती है, चार्ज मूव करता है, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। इसका ये अपने मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर भी करता है बेटा। ये एनर्जी को अपने मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, स्टोर भी करता है।
तो इसके इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन बेसिकली इसका काम क्या है, ये मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, सर्किट में आपने एसी सप्लाई, यहाँ पे मैं आपको बनाकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंडक्टर बेटा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एसी सप्लाई दे दिया। कौन सी सप्लाई दिया, एसी। तो एसी में क्या होती है, करंट लगातार ये बढ़ती है फिर घटती है, फिर से न्यूट्रल से फेज भी बढ़ती है फिर घटती है, यानी कि करंट लगातार बदल रही है। तो ये इंडक्टर क्या करता है ना, इसके इसी परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करके यहाँ पे चाहेगा कि करंट ऐसे फ्लो हो, ठीक है। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का ये इंडक्टर क्या करता है, विरोध करता है। ध्यान देना है, रेसिस्टर प्रवाह का विरोध करता है, ये इंडक्टर परिवर्तन का विरोध करता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं बेटा। और ये क्या है, इंडक्टर है, इसका जो प्रॉपर्टी हो क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका कैपेसिटर, इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या है, कैपेसिटेंस। मात्रक क्या होता है, फैराड, इसका मात्रक क्या होता है इंडक्टेंस का, हेनरी। ये सब चीजें आपको समझनी है, जाननी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। ये इंडक्टर का क्या है, फार्मूला है कि कितने नंबर्स आप टर्न आपने लपेटे हुए हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। जैसे आपने मान लीजिए ये आपका इंडक्टर है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और फिर उसका लेंथ कितना है। और ये परमियाबिलिटी है, परमियाबिलिटी का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, परमियाबिलिटी कहते हैं। तो वही म्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, समझ गए ना। तो ये आपका इंडक्टेंस का क्या है, फॉर्मूला है वो, सॉरी यार, ठीक है, हाथ से चूंकि छूट गया है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है आपके इंडक्टेंस का। तो इस तरह से आपको इंडक्टर और इंडक्टेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। व्हाट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्या होता है सेमीकंडक्टर, इसको हम जान लेते हैं। देखिए हमने बताया था कि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये एज ए इंसुलेटर भी काम करता है और ये कंडक्टर भी काम करता है। मतलब इंसुलेटर का भी गुण इसके अंदर होता है, विद्युतरोधी पदार्थ का भी गुण होता है और चालक पदार्थ का भी गुण होता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप इसको जमीन के अंदर से निकालेंगे, इसको धो धा के रखेंगे तो इंसुलेटर रहेगा। सामान्य रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे क्या रहेगा, विद्युतरोधी रहेगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसके अंदर चालक पदार्थ, चालकता का गुण आ जाएगा, मतलब ये करंट को पास करने लगेगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कह दिए, चालकता कह दिए। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाए तो इसके अंदर चालकता का भी गुण आ गया, और जब आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो विद्युतरोधी। यानी कि दोनों प्रॉपर्टी है, मिक्स है, यही तो है अर्धचालक, ठीक है। जैसे मान लो जिसके अंदर स्त्री पुरुष दोनों का लक्षण आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना। उसी तरह के जिसमें दोनों, उसी तरह से इसमें भी दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक विशेष परिस्थिति पे ये कंडक्टर बन रहा है, अदरवाइज ये क्या आ रहा है, इंसुलेटर हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, थोड़ा बहुत करंट देगा यार, इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो हम इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। क्या करते हैं वो व्यवस्था, उसी को हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो टेम्परेचर देने से क्यों थोड़ा बहुत करंट देने लगता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर लेके आता हूं। ये आपके सामने एक फिगर मैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसी चीज को समझाने के लिए। देखिए जो आप क्रिस्टल मार्केट से खरीद के ले आते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का, वो जो क्रिस्टल होती है ना, जो शुद्ध होती है, उसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला हुआ है, उसको बोलते हैं इनट्रिंसिक है, आईएन होता है। क्या बोलते हैं उसको, इनट्रिंसिक बोलते हैं। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर से जब इसमें इंप्योरिटी मिला देते हैं, अशुद्ध पदार्थ मिला देते हैं, तो ये अब एक्सट्रिंसिक हो जाता है। एक्स से कैसे जानेंगे, मिक्स से। जब इसमें मिक्स कर देंगे तो ये एक्स बन जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, इंट्रिंसिक रहेगा। देखिए यहाँ पे हल्के हाथों में लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब सिलिकॉन के ही हैं, कोई बाहर से इसमें मटेरियल
नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, देखिए जब टेम्परेचर देते हैं ना तो ये बॉन्ड इनके टूट जाते हैं। तो मान लीजिए बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो जगह यहाँ खाली हो गई ना, यही खाली जगह ही इम्पटी जो प्लेस है, यही इम्पटी प्लेस ही क्या हो गया, होल हो गया। क्या हो गया, होल हो गया। टेम्परेचर दिए, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, सरफेस पे फ्री, सरफेस से फ्री नहीं हुआ, सरफेस के अंदर फ्री हो गया। अब थोड़ी एनर्जी पाएगा, मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्री हुआ है तो अपना जगह खाली किया तो वहां होल बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों एक साथ जनरेट होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। फिर मान लो एक दो जगह और टूट गया, यहां भी देखो टूट गया, यहां भी इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ जनरेट हुए, यहां इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ। ये जो इम्पटी प्लेस है ना वही होल है। इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो चूंकि इनके अपोजिट मूवमेंट होता है होल, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाता है, जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये काल्पनिक है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी रोल प्ले करना सब इलेक्ट्रॉन करता है, बस इसको एक नाम दे देते हैं होल का। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के जगह का खाली स्थान ही है। और जब इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान को पा जाता है बेटा ना, तो इसमें घुस जाता है, यानी इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से खाली स्थान मिल गया इसके सामने, मूवमेंट के सामने अगर एक खाली स्थान मिल गया तो वहां जाकर के वो क्या हो जाता है, वहीं बैठ जाता है। उसको बोलते हैं डिप्लीट हो जाना या रिकंबाइन हो जाना। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस तरह का केसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सिलिकॉन मटेरियल है, और टेम्परेचर देने से ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, ये टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। इस तरह से थोड़ा बहुत करंट इसके अंदर फ्लो हो जाता है, लेकिन जरूरत भर का करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होता है। इसी बात को हमें यहाँ पे क्या करना है, सोचना है, इस बात को जानना है। तो अब कैसे ऐसा हम क्या करें कि इसमें पर्याप्त मात्रा में करंट फ्लो हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें बाहर से इंप्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो का। चालक में धारा के प्रवाह की प्रक्रिया थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऐसा उसमें क्या होता है। देखिए चालक पदार्थ में क्या होते हैं ना, ये मौलिक, यहाँ पे जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाई जा रहा है, जो परमाणु की संरचना दिखाई जा रही है, किसके इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं और यहाँ पे अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब। और ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे फ्री हैं, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं भी फ्री हैं, तो थोड़ा बहुत एनर्जी इनको मिले तो फ्री हो जाएंगे। कहाँ फ्री हो जाएंगे, इसके सरफेस पर फ्री हो जाएंगे। और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जैसे बैटरी से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर है, हमेशा ध्यान देना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है लेकिन जिग जैग मोशन में मूव करता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका नेट मोशन जीरो होता है, मतलब एक डायरेक्शन में इनका जो रिजल्टेंट गति है वो जीरो होती है। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस पर फोर्स लगता है, चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इन पे फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज होता तो इसके डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगता है, मूव करने लगता है और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए सप्लाई अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है तारों में करंट फ्लो नहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेकिन गए टकराए, किसी एटम से टकराए, अपना दिशा चेंज कर लिए, फिर किसी एटम से टकराए, अपना दिशा चेंज कर लिए। तो ऐसे जिग जैग मोशन से पर्टिकुलर नेट प्लेस पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां इनको जाना है। लेकिन जब इनको फील्ड में रखते हैं ना, जैसे सप्लाई आती है, मतलब फील्ड जैसे ही आता है इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करते हैं, इनके सामने जो एटम आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, उनसे टकराते हैं और अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और वही एनर्जी खत्म तो होती नहीं है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो एनर्जी लूज करते हैं वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और आपका जो डिवाइसेस होती हैं बेटा वो हीट हो जाती हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं, लॉस करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या हो जाती
जाती हैं, हीट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम ना पढ़ाएं आपको तो आप क्या करेंगे, आप कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कभी कोई पॉइंट पढ़ेंगे, कभी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो कुछ और पढ़ने लगेंगे, तो आपका जिग जैग होगा क्या पढ़ाई लिखाई। हमने आपको एक फील्ड दे दिया, एक डायरेक्शन दे दिया, तो ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, तो आप एक डायरेक्शन से पढ़ रहे हैं। वही चीज होती है इसमें, फील्ड का कहानी होता है बेटा। चाहे आप बैटरी से डीसी फील्ड दीजिए, चाहे एसी फील्ड दीजिए, कोई भी फील्ड आप देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। इसी चीज को यहाँ पे डायग्रामेट्रिकली समझाया गया है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट मूव करती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रही है तो करंट हमेशा जो होती है वो ऐसे अपोजिट मूव करती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रारंभिक समय में जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो उस समय ये माना गया जैसे पानी उच्च लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो हो रही है, उष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हो रही है, उसी प्रकार से यह मान लिया गया कि करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो हो रही है। तो प्रारंभिक विचारधारा के अनुसार यह मान लिया गया कि करंट भी क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। इसीलिए ऐसे करंट को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट, यानी कि प्रारंभिक करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, यह मान लिया गया है। ठीक है, बाद में बेटा जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो ये देखा गया, ओहो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो करंट हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। तो कन्वेंशनल करंट चूंकि पुरानी विचारधारा के अनुसार मान लिया गया है, इसीलिए यही धारा आज तक चलता चला आया है। तो जब भी किसी करंट का हम नाम लेते हैं तो वो कन्वेंशनल करंट ही होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये इसकी कहानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कन्वेंशनल फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो और इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे देखिए ये इनका जिग जैग मोशन है। कोई फील्ड आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, जिग जैग मोशन है, कोई नेट मोशन नहीं है, इसलिए कोई भी चीज एक साथ ऑपरेट नहीं होगी। ये तो फ्लो का सिद्धांत था। चलिए अब यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन का ही क्यों हम यहाँ पे सिलिकॉन को ही क्यों हम यूज करते हैं जर्मेनियम के कंपैरिजन में, इसके पीछे का यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको नहीं भी आएगी तो हमारा डिटेल लेक्चर में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ओवरव्यू लेंगे जो आपके टॉपिक ज्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको स्टडी करना है, ऐसे को ही हम यहाँ पे डिटेल स्टडी कराएंगे। क्योंकि अगर मैं सारी टॉपिक को डिस्कस करते जाऊंगा बेटा ना, तो क्या होगा कि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, वो समझ पाना आपके बस के बाहर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या चीज है इसको जरा हम समझते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हम बाहरी मटेरियल ला करके मिलाते हैं, जो कि हमने बताया कि इंट्रिंसिक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पर्याप्त मात्रा में करंट फ्लो करा सके, इसीलिए इसके अंदर बाहरी मटेरियल लाके मिलाते हैं। तो दो तरीके के मटेरियल मिलाते हैं, एक पंच संयोजी, एक त्रिसंयोजी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेंटाबाइलेंट, ट्राइबाइलेंट। इन दो तरीके की मटेरियल लाते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, A283। अगर हम बात करें फास्फोरस, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 15 होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 285। तो आज देखिए इसके बाहरी सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका पेंटाबाइलेंट। इसके बाहरी सेल में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ट्राइबाइलेंट। इन्हीं को मिला करके ये क्या बनाया जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। तो अब ये काम कैसे करते हैं हम आगे यहाँ पे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो प्रकार के सेमीकंडक्टर आपके मिलते हैं। क्यों दो तरीके, क्योंकि दो वैलेंट मटेरियल भी तो मिला रहे हैं। जब आप पेंटाबाइलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा। जब आप यहाँ पे ट्राइबाइलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। अब ऐसा क्यों हो कि हम ट्राइबाइलेंट पे पी टाइप बन रहा है और पेंटाबाइलेंट पे एन टाइप बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम आगे विचार समझते हैं। चलिए आइए इन चीजों को समझते हैं और इनको हम फिगर की सहायता से समझते हैं, क्योंकि फिगर से आप ये चीजें बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए ये है आपका एंटीमनी, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई इसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया, हीट करने के बाद हमने यहाँ पे डोपिंग किया। डोपिंग करने मतलब इम्प्योरिटी मिलाया, इम्प्योरिटी मतलब बाहरी पेंटावैलेंट मटेरियल मिलाया। ये किसकी डिस्कस कर रहे हैं? एन टाइप की डिस्कस कर रहे हैं। तो एन टाइप के बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे क्यों इसको एन टाइप कह रहे हैं। अब बताइए, पेंटावैलेंट आपने मटेरियल मिलाया है, इसके आउटर मोस्ट शेल में आपने क्या मिलाया है? पेंटावैलेंट यानी कि पंच संयोजी तत्व, यानी कि एंटीमनी को मिलाया है। आप यहाँ पे और भी मटेरियल पंच संयोजी मिला सकते थे, फास्फोरस भी मिला सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पे एंटीमनी को मिलाया है। ठीक है, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। इसको आप इसके अंदर ला रहे हैं, तो जब इसको इसके अंदर ला रहे हैं तो इसके ही चारों तरफ इसके पदार्थ हो जाएंगे ना। आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपके आसपास कौन होगा? उसी घर के सदस्य रहेंगे ना, कि अपने घरों से ले जाओगे 2 4 10 लोगों को। अकेले जा रहे हैं तो जहां बैठेंगे आसपास किसके सदस्य होंगे? उसी घर के सदस्य होंगे। तो ये अकेले यहाँ बैठ गया, इसके चारों ओर इसके मतलब सिलिकॉन के ही सदस्य, मतलब इसके एटम आप इसके चारों तरफ हो गए। अब इसे इसके असंख्य परमाणु यहाँ आकर मिले हैं, एटम मिले हैं। तो ऐसा क्या दिखा रहा है? देखो ये दिखा रहा है कि आगे फिर हो रहा है, ये फिर आगे यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसके अदर भी यहाँ पे परमाणु और भी बैठे हुए हैं, हम एक को दिखा रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, एगो यहाँ पे क्या हो गया? मतवाला हो गया, फ्री हो गया। ये कह रहा है हम किसके साथ सेट हों, हम तो फ्री हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से क्या हो गया? फ्री हो गया। भैया ये चारों ने अपने परिणय सूत्र में बंध गए, मस्त है, अपना जिंदगी जिए जैसे मन करे। एक फ्री हो गया, ये फ्री होने का मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम करेगा, यही सबसे बड़ा काम करेगा, क्योंकि ये बाधा नहीं है, स्वतंत्र है। तो एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है बेटा। तो असंख्य परमाणु है ना इसमें। एक पदार्थ में क्या होते हैं? छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे अणु, मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एटम, परमाणु। एक परमाणु के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बहुत सारे यहाँ पे परमाणु हो गए ना। तो अब एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो जरा सोचिए एक बार कि बहुत सारे इसमें परमाणु हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यानी कि इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए बेटा? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान देना है यहाँ पे, मेजॉरिटी में, बहुसंख्यक में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। और थोड़ा बहुत टेम्परेचर के कारण भी तो बॉन्ड टूटेंगे यार, तो बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत इससे भी तो फ्री होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वहां पे होल बन जाएगा, तो थोड़े बहुत होल भी इसके अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो माइनॉरिटी में क्या हो गए? यहाँ पे होल हो गए। माइनॉरिटी मतलब सूक्ष्म, यानी कि कम आवेशवाहक में क्या हो गए? होल हो गए। ठीक है, और चूंकि यह परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा आयन बन जाएगा? यह पॉजिटिव आयन बन जाएगा। जब भी ये क्या है? एक सोडियम एटम है। क्या है? सोडियम एटम है। लेकिन अगर ये 281, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये अब क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। यानी कि जब एटम, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं तो आयन बन जाते हैं। देते हैं तो पॉजिटिव और लेते हैं तो नेगेटिव। तो ये कौन सा आयन बन गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसमें जो आयन हुए वो क्या हो गए? पॉजिटिव आयन हो गए। क्या हो गए? यहाँ पे पॉजिटिव आयन हो गए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहा जा रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आयन इसके अंदर भर गए तो निगेटिवली चार्ज हो गया। चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि आप क्रिस्टल में ही दूसरे परमाणु को मिला रहे हैं, तो ये भी क्रिस्टल न्यूट्रल, और जो ला करके इम्प्योरिटी मिला रहे हैं वो भी न्यूट्रल, तो कैसे चार्ज हो जाएगा? चार्ज नहीं। इसमें आयन आपके मिलेंगे कौन से? पॉजिटिव आयन मिलेंगे, लेकिन सब मिला जुला करके न्यूट्रल हो जाएंगे। पूरा आपका मैटर न्यूट्रल ही होगा एन टाइप मटेरियल। तो इस तरह से आपको एन टाइप मटेरियल की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी किसकी होती है, माइनॉरिटी किसकी होती है, इसमें आयन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे जरूर बनेगा बेटा। तो जो बातें हमने एन टाइप में बताई हैं सेम वही बातें पी टाइप में भी हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए यहाँ पे
हाँ तो बेटा ये है आपका पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल के बारे में हम देखते हैं। पी टाइप मटेरियल में क्या होता है आपका, पी टाइप मटेरियल में क्या मिलाते हैं हम, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इसके अंदर हम, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं। यहां पे देखिए ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। ये बताइए बेटा, ये 3 ही इलेक्ट्रॉन तीनों तरफ से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बंधन में फंस रहे हैं। ये को जगह यहाँ खाली हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ये को जगह खाली हो गया ना। अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन यहां से आके भरेंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे वहां भी तो जगह खाली हो जाएगा। यानी कि सोचो, एक बार जरा सोचो कि एक परमाणु से एक खाली जगह मिल रहा है, एक परमाणु तो लाखों करोड़ों परमाणु तो बोरान के हैं। यहाँ पे बोरान ट्राईवैलेंट मटेरियल है, इसको यहाँ पे मिलाया गया है। तो एक परमाणु से एक होल मिल रहा है, तो सोचो लाखों करोड़ों होल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो सूक्ष्म ये जो छिद्र है, होल है, ये चार्ज कैरियर है, कौन सा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी में अगर हम बात कर लेंगे तो मेजॉरिटी में क्या हो जाएगा आपका, होल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। तब बताओ यार, कहीं आपके बॉन्ड भी तो टूटेंगे, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री होगा, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी तो इसमें रहेंगे। तो माइनॉरिटी में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये सोचिए, ये सोचिए ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा इस जगह को भरने के लिए, तो लेने का काम कर रहा है, तो ऋण ही हो गया। इस पे आयन कौन से होंगे, नेगेटिव आयन होंगे। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पी टाइप मटेरियल हो गया, जिसमें क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होगा, और इसमें कौन सा आयन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लेने का काम कर रहे हैं। और यहां पे हम इसको पी टाइप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होल्स इसमें मेजॉरिटी हैं, और होल्स का चार्ज एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या किया जाता है, कॉन्सिडर किया जाता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये पी टाइप मटेरियल क्या होता है। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी चीज ऐसा होगा जो समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हमारा डिटेल लेक्चर आपके लिए है। वहां पे आपको क्या करना है, उस डिटेल लेक्चर को वहां पे जाके समझना है। क्योंकि अगर यहाँ में हम डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा बेटा ना, तो क्या होगा कि समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा ये लेक्चर बनेगा, तो वो चीज़ें सही नहीं है। इसलिए आप वहाँ पे पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक डालिएगा, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर पढ़ूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं जरूर उसको पढ़ के आपको रिप्लाई दूंगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, उसका सटीक सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटा, पी एन जंक्शन डायोड। ये पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे उल्टा किया हुआ है, एन रीजन को इधर बनाया हुआ है, पी रीजन को यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत जगह पे आप देखेंगे पी रीजन यहाँ पे होगा, एन रीजन यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे सिलिकॉन का हमने क्या कर लिया, एक सबस्ट्रेट ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, एक साइड में हमने एन टाइप मटेरियल की डोपिंग कर दिया, एक साइड में पी टाइप मटेरियल की डोपिंग किया। तो पी टाइप मटेरियल में क्या मिले आपके, चार्ज कौन से हैं, होल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज हैं। और आयन कौन से हैं, पी टाइप मटेरियल में नेगेटिव। यहाँ तो आयन और चार्ज दोनों दिखा रहा है। यहाँ पे आपके आयन कौन से हैं, पॉजिटिव, और चार्ज कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, ये एन रीजन है, तो एन रीजन की वजह से इसमें क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये पी रीजन है, पी रीजन की वजह से इसमें क्या ज्यादा है, होल्स ज्यादा हैं। तो ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो हाई से लो की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यहाँ होल्स ज्यादा है, यहाँ होल कम है, तो ये होल भी अपने हाई प्लेस से लो प्लेस की ओर मूव करेंगे। यानी कि इनके कॉन्सेंट्रेशन के कारण, इनकी मात्रा के में अंतर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन होल क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के कारण जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है और करंट प्रोड्यूस करता है, तो उस करंट को डिफ्यूजन करंट या विसरण धारा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको, विसरण धारा कहते हैं, जो बिना किसी बैटरी के, बिना कोई सप्लाई दिए, केवल मात्रा के अंतर के कारण करंट जो फ्लो होती है
उसी को हम कहते हैं विसरण धारा। लेकिन संयोग की बात यह है बेटा कि ये करंट बहुत देर तक फ्लो नहीं हो पाती है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखिए ये आपका पी टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे निगेटिव आयन आ गए, और यहाँ पे एन टाइप मटेरियल तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन हो गए। कहेंगे सर ऐसा क्यों हो गया, मैंने आपको शुरू में बताया था, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, अब पीछे जो होल छोड़ा हुआ है, अगर इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में कोई होल मिल गया तो जाके वहीं डिप्लीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ गए, मैंने आपको बताया था। ये बताओ इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से होल आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे ना, तो यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे आने वाले होल्स के साथ क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस एरिया पे चूंकि पूरे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन हो जा रहे हैं, रिकंबाइन हो जा रहे हैं, तो इसी एरिया पे डिप्लीट हो जा रहे हैं, इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन होल यहाँ खत्म हो गए, डिप्लीट हो गए, गायब हो गए, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बचा और यहाँ पे नेगेटिव आयन बचा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बना दिए, पोटेंशियल जनरेट कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल कहा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन मूव किधर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इस पर फोर्स इधर लगने लगा उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे। अब होल्स पर जो फोर्स लगता है, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो होल्स पे जो इधर आ रहे थे वो होल पे फोर्स लग रहा है उधर, यानी कि होल्स उधर जाने लगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाया, करंट का फ्लो होना यहीं पे रुक गया। अब आ गई फिर एक नई प्रॉब्लम, भैया हमने पी टाइप बना दिया, एन टाइप बना दिया, तो करंट भी फ्लो हुआ, बड़ा मजा आया, लेकिन हमने क्या देखा यार, बीच में ऐसी घटना घटित हो गई कि अब करंट नहीं फ्लो हो रहा, क्योंकि इस पोटेंशियल के कारण करंट अवरुद्ध हो गया, रुक गया, ये एक बैरियर का काम कर दिया। इसीलिए इस पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, और इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल डिप्लीट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यहाँ पे केवल आयन होते हैं, यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये चार्जलेस प्लेस होता है, जहाँ पे चार्ज नहीं होते, केवल यहाँ पे इमोबाइल आयन ही होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टर लिखा हुआ है, एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाला। तो पी रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्टर लिखा हुआ, एक्सेप्टर आयन लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि पी टाइप में ही तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था होल को, होल बनने की वजह से, और ये तो दे रहा था, ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, इन चीजों को मैंने डिटेल में बताया है यहाँ पे, कहाँ पे, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि पी टाइप एन टाइप मटेरियल क्या है, पहले डिफ्यूजन करंट कैसे फ्लो हुआ, बाद में कैसे बैरियर पोटेंशियल आया, करंट कैसे अवरुद्ध हुआ, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितना वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, अगर इतना अपोजिट वोल्टेज हम दे दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। तो हम इसी के अपोजिट में बाइसिंग देते हैं, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, मतलब बाहर से बैटरी जोड़ते हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। तो जब बाइसिंग इसका करेंगे तो इसके अपोजिट, हम जब इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे तो ये वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खत्म कर देगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन बाइसिंग। क्या पढ़ते हैं, बाइसिंग। तो दो प्रकार की बाइसिंग होती है, बाइसिंग मतलब सप्लाई देना, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कनेक्ट करना। दो प्रकार का होता है, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। तो हम फॉरवर्ड और रिवर्स को देखने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में पी को पी से जोड़ते हैं और एन को एन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो बैरियर देखें, यहाँ पी है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे नेगेटिव बना, यहाँ पे पॉजिटिव बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, बाहर जो बैरियर पोटेंशियल है इसका डायरेक्शन प्लस से माइनस को इधर बना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट में हो गया। तो ये बताइए, इसके वैल्यू अगर बढ़ाते जाएं, इसका वोल्टेज का मान इससे ज्यादा अगर रखें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा, बताओ यार, कर देगा कि नहीं। अगर ये सिलिकॉन का है तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट का बनता है बैरियर पोटेंशियल, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट बनता है। तो अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि 0.7 वोल्ट तक तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये इसको खत्म करने में लगा गया अपनी एनर्जी। इसको 0.7 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पे मान लो नेगेटिव है, और हमने पॉजिटिव 0.7 इस बैटरी से इसको दे दिया तो खत्म हो गया ना।
अब जो बैटरी के पास एनर्जी है उस एनर्जी से, उस फील्ड से, यहाँ पे देखिए इसके फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो जब ये इसको कैंसिल आउट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इस फील्ड के कारण, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण इधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, और होल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब इधर फोर्स लगेगा तो होल्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करेंगे तो करंट इनके अपोजिट क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे तो करंट पॉजिटिव से आपका मूव होगा निगेटिव की ओर। इस प्रकार ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का क्या हो जाता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के आसपास आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल्स इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है पतला हो जाता है। ठीक है, दोनों ओर से आपके चार्ज कर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये बहुत पतला डिप्लेशन लेयर बनता है। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बायस में पतला बन रहा है। अब देखिए दूसरा है रिवर्स बायस। यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या है कि हमने P को माइनस से जोड़ा है और N को किससे जोड़ा है, प्लस से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी डायरेक्शन इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए एक दूसरे से। यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, P टाइप के जो होल्स हैं ये इधर फोर्स लगेगा होल्स पे, और इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अब न ये इधर जा पाएंगे न उधर, अब होल्स इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो बीच में क्या हो गया बताओ, अब सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाने शुरू होकर हो जाएंगे, सारे होल्स इधर आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आयन ही तो बचेगा। इसलिए डिप्लेशन लेयर यहाँ चौड़ा हो जाता है, और चूंकि ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन थोड़े बहुत करंट लेकिन इसमें थोड़े बहुत करंट बेटा फ्लो होते हैं। वो थोड़े बहुत करंट कौन से हैं उसको मैं बता देता हूं। अब सोचिए जरा इस बात को, सोचिए इस बात को जरा, क्या सोचना है। अब देखिए यहां पे पी टाइप मटेरियल है, तो पी टाइप मटेरियल में थोड़े बहुत क्या रहेंगे, बहुत सारे होल्स रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे यार, थोड़े बहुत यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें एन टाइप है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थोड़े बहुत होल्स भी तो रहेंगे। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये होल्स इधर आसानी से फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर गया। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण इसमें थोड़े बहुत करंट फ्लो होती है, जिसको क्या कहते हैं, लीकेज करंट या क्षरण धारा कहते हैं। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, और इसमें लीकेज करंट फ्लो होती है जो माइनॉरिटी या सूक्ष्म आवेश वाहक के कारण फ्लो होती है। तो दिस 2 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और इनसे संबंधित यहाँ पे ये ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 0.7 वोल्ट तक यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। देखिए 0.7 तक करंट नहीं फ्लो होता है, इससे होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना बैरियर पोटेंशियल, इसी को नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, इतने तक कोई करंट नहीं फ्लो होता है, क्योंकि आपने सप्लाई से इतना वोल्टेज दिया तो ये बैरियर को खत्म करने में अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर दिया। इसके बाद से करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, मैंने ये भी बताया क्यों करंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे क्यों लेते हैं, मैंने ये भी बताया। ये सब डिटेल में देखिएगा। रिवर्स बायस में देखिएगा ना, यहाँ देखो ना यार, यहाँ देखो, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, करंट इतना ही फ्लो हो रहा है, रिवर्स बायस में इतना ही करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन वोल्टेज का एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो जंक्शन में ब्रेक हो जाएगा। जेल में बंद हो, जेल को तोड़ दो, जैसे जानी उसमें सन्नी देओल तोड़ देता है जाने दुश्मन मूवी में, एक लात मार के, और इसे जेल में बंद हो तोड़ दो उसको, तो बाहर आ ही जाओगे ना। तो जब बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे जंक्शन में ब्रेक हो जाएगा, तो करंट हाथ से देखो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, वोल्टेज तो उतना ही है, करंट इतना बढ़ गया रिवर्स बायस में। इसको बोलते हैं क्या, ब्रेक डाउन हो जाना, जंक्शन का ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो जाने से करंट एक्सेस हो जाता है, लेकिन जब तक ब्रेक डाउन नहीं है तब तक केवल लीकेज करंट, बहुत माइनॉरिटी करंट इसमें फ्लो होती है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब चलते हैं आगे।
यहाँ पे चलते हैं। हमने रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं सीधे और सीधे डायरेक्ट। अब हम आते हैं किस पे, ट्रांजिस्टर पे। आइए आइए आइए, ट्रांजिस्टर। पहले तो हम ये जाने कि ट्रांजिस्टर को बेटा हम पढ़ते क्यों हैं। ट्रांजिस्टर को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, व्हाट इज एम टू स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए, अगर कोई छोटा सिग्नल है ना, जिसका आयाम इतना छोटा है, ये क्या कर देगा बेटा, अगर आप इसके थ्रू पास करा दिए तो इसको ऐसे कर सकता है, इस आयाम को, इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है। इसलिए इसको एम्पलीफायर कह रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। जैसे आप रेडियो देखते हैं ना, रेडियो में आपको नहीं सुनाई देता, आवाज क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर वह है जो वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ठीक है, आप रिमोट टीवी का रिमोट दबाते हैं ना, आवाज बढ़ता जाता है ना, तो ट्रांजिस्टर है जो बढ़ाता जा रहा है। समझ गए। तो डीजे उजे जो बजता है, जिसमें थोड़ा सा हेलो हाँ खूब तेज आवाज आती है, कैसे, वो आवाज कौन देता है, यही देता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है, ये एम्पलीफायर है। और डायोड क्या था बेटा, ये रेक्टिफायर था। एसी देंगे तो डीसी में बदल के दे देगा। एसी को डीसी में, चार्जर में क्या लगा होता है, बैटरी तो डीसी से चार्ज होती है ना, चार्जर में क्या लगता है, पहले ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट किया, अब ट्रांसफार्मर के बाद डायोड में लगा होता है जो इस एसी को डीसी में बदलता है। समझ गए। उसके बाद फिल्टर सर्किट लगा होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर को मिला करके, जो हमको डीसी मिलती है प्योर नहीं मिलती, उसमें एसी भी रहता है, चेंज होता है करंट। उस एसी को हटाने का काम क्या करता है, इंडक्टर कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि वो वोल्टेज चेंज का विरोध कर रहा है, वो करंट चेंज का विरोध कर रहा है, तो चेंजिंग हट गई तो कांस्टेंट मिल जाएगी, इसलिए डीसी हमें मिलती है। उसके बाद भी हम रेगुलेटर लगाते हैं फिल्टर के बाद, तो कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी को मिलता है, तभी चार्ज होती है। अगर ये सारी चीजें ठीक से चार्जर में लगी हैं तो बैटरी को प्रॉपर्ली चार्ज करेगा। अगर चार्जर में सब लोकल लगी हैं तो बैटरी को फुला के खराब कर देगा, इसलिए स्टैंडर्ड चार्जर ही हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। अब ट्रांजिस्टर का काम समझ में आया कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, एम्पलीफायर का काम करता है। चलिए आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए, इसके सिंबल है, प्रतीक हैं, जिसकी सहायता से आप क्या जान जाएंगे कि ये ट्रांजिस्टर है। जैसे भारत का झंडा देखेंगे कहीं भी तो आप जान जाएंगे ना, इंडियन गवर्नमेंट का झंडा है, मतलब भारत का, पूरे भारतवासियों का झंडा। वैसे अगर इस तरह का कोई सिंबल कहीं दिख जाए 50 सिंबल में, तो आप जान जाएंगे ट्रांजिस्टर है ये। ठीक है, तो ये सिंबल है। तो इसमें क्या होता है, हम कोई सिलिकॉन मटेरियल लेते हैं या सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें हम 2-3 टाइप हमने डोपिंग करते हैं, एक पी टाइप, फिर एक एन टाइप, फिर एक पी टाइप। हमेशा ध्यान देना है, पीएनपी या एनपीएन, इस तरह से हम मटेरियल की डोपिंग करके इसको बनाते हैं। जो सबसे पहला टर्मिनल होता है बेटा, एरिया होता है, उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, यहाँ पे उल्टा बना दिया है, कोई बात नहीं, एमीटर बेस कलेक्टर, ये आप कह सकते हैं। जो सबसे पहले होगा ना, वो आपका क्या होगा, वो होगा एमीटर, फिर बेस, फिर कलेक्टर। जनरली ऐसा होता है, इसमें उल्टा बना दिया, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो देखिए इसमें करंट के डायरेक्शन को कैसे जानेंगे, ये देखिए, इसको मान लीजिए पी एन पी, तो करंट कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की। तो पी के एन, पी से एन की ओर, तो तीर का डायरेक्शन किधर होगा, पी से एन की ओर होगा। ठीक है, ये क्या है, एन पी एन। तो करंट कैसे फ्लो होता है, पी से एन, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। इस तरह से सिंबल जरूर याद रख लीजिएगा, सिंबल से आपका काम गड़बड़ा जाएगा। तो 3 इसके टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर। एमीटर मीडियम में होता है, बेस बहुत पतला होता है, क्यों आगे बताएंगे, कलेक्टर चौड़ा होता है, क्यों आगे बताएंगे। तो इस तरह के 3 आपके इसके क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो ये तो है आपका ट्रांजिस्टर का क्या था, बेसिक था। चलिए अब हम आगे इसके बारे में यहां पे स्टडी करते हैं। तो अब ये 2 प्रकार का होता है, आपने देखा ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन, हमने अपने सिलिकॉन अर्धचालक मटेरियल लिया, उसमें हमने डोपिंग किया, पहले एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप, फिर यहाँ पे पी टाइप, फिर एन टाइप, फिर पी टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, आपने डोपिंग किया। तो इस तरह से 2 तरीके से आपने क्या बनाया, ट्रांजिस्टर बनाया। ठीक है, चलिए ये 2 प्रकार का होता है, एक बाइपोलर, एक होता है फील्ड इफेक्ट। तो बाइपोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल दोनों होते हैं। लेकिन फील्ड इफेक्ट को यूनिपोलर कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक क्या होंगे, या तो होल होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसीलिए कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए बेटा, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप समझ लिए ना, तो पीएनपी को भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो पहले हम एनपीएन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका एन टाइप मटेरियल है, ये आपका पी टाइप मटेरियल है, ये आपका एन टाइप मटेरियल है। मतलब ये क्या है, एमीटर। एमीटर क्यों है ये बताइए। एमीटर इसलिए है क्योंकि यही चार्ज कैरियर को इमिट करके भेज रहा है। ये है कलेक्टर। कलेक्टर क्यों है बेटा, क्योंकि ये चार्ज कैरियर को अपने अंदर कलेक्ट कर रहा है। और चूंकि इन दोनों के बीच में है ये है, इसलिए क्या हो गया, बेस। बेस सबसे पतला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बताओ बेटा, एन टाइप मटेरियल है, इसमें क्या सबसे ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे ज्यादा। पी टाइप मटेरियल है तो यहाँ होल होंगे। एन टाइप मटेरियल तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। तो ये बताइए आप, तो अब सोचिए जरा कि ये इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल्स हैं, सबसे ज्यादा होल्स हैं, तो होल्स इधर आना की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे नेगेटिव आयन इकट्ठा हो जाएंगे। तो बेटा तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ, यहाँ पे आपका बन गया एक बैरियर पोटेंशियल। क्या बन गया, बैरियर पोटेंशियल। आज इसके डायरेक्शन हो गया प्लस से माइनस। तो अब इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे, अब इस पर फोर्स इसके अपोजिट लगने लगा। अब इलेक्ट्रॉन पीछे आने लगेंगे, होल्स आपके इसके फील्ड में उधर जाने लगेंगे। अब मूवमेंट क्या हो गया, रुक गया, डिफ्यूजन बंद हो गया। तो अब क्या करोगे मेरे भाई, अब इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पे क्या देंगे, बैटरी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए हमेशा ये जो पहला जंक्शन J1 होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ताकि ये जंक्शन पे बनने वाले बैरियर पोटेंशियल को क्या कर सके, रिमूव कर सके, हटा सके। तो थोड़ा सा वोल्टेज हम बढ़ाएंगे इसके अपोजिट, तो इसको ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ बताइए, यहाँ जब प्रवेश करेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ थोड़े बहुत होल्स भी तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होकर डिप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए तो पतला बनाया गया है कि थोड़े ही इलेक्ट्रॉन डिप्लीट करे, गायब करे। अगर इसको भी चौड़ा बना दिया जाता तो आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन को डिप्लीट करके गायब कर देता, तो आगे वो क्या बढ़ता बताओ। इसीलिए इसको पतला बनाया गया है। अब जरा सोचिए ये बात। अब यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे ना मेरे भाई, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो पी टाइप मटेरियल है, तो यहाँ भी J2 जंक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन हो गया। क्या हो गया बेटा, नेगेटिव आयन। यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव आयन। यहाँ भी बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बन गया, ये प्लस ये माइनस। इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। अब बताओ, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं, इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन पे इसे फोर्स लगेगा, ढकेला जाएगा, ये आगे चला जाएगा कलेक्टर में। अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। जरा सोचो एक बात, इसमें जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हैं वो भी तो जा रहे हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी तो इसमें करंट फ्लो होगी, जिसको लीकेज करंट कहेंगे। ठीक है, इसको आईसीईओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आगे हम बताएंगे। अगर हम एमीटर को ओपन कर दें तो इसमें एमीटर को ओपन करने कोई इलेक्ट्रॉन ना आवे, तो केवल लीकेज इलेक्ट्रॉन ही यहाँ बचेगा, तो वही मूव करेगा। तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे आईसीबीओ, लीकेज करंट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से आने वाले करंट को ओपन कर दिया है, तो उसको बोलेंगे आईसीबीओ। मतलब जो करंट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगी, वो एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ही जाएंगे, इसमें जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो भी चले जाएंगे, यानी कि दोनों के कारण इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो अगर आप एमीटर को ओपन करेंगे तो आईसीबीयू कहेंगे, अगर बेस को ओपन कर दोगे तो आईसीयू कहोगे। आगे हम बताएंगे आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, अब जरा सोचो ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे आ गए। तब सोचो ना मेरे भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे तो करंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, तो मूव करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ये मूव करके यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे सोचो, अब ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जरा सोचिए कि अब जो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट क्या होने लगेंगे, इसमें मूव करने लगेंगे। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होने लगेंगे, मूव करने लग जाएंगे। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आके इधर मूव किए, तो करंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा हमेशा। अब सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हुए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसके यहाँ भी तो अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी,
इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट भी होंगे थोड़े बहुत, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी अट्रैक्ट होंगे। तो इधर जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो जरा सोचो कि करंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी कि नहीं होगी? होगी ही, जरूर होगी। तो अब सोचिए अब और क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे मूव कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके अंदर भी जाएंगे तो करंट इनके अपोजिट भी मूव करेगी। तो इस तरह से जहां जहां जो इतना भी दिख रहा है ना इतिरिया, ये सब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट मूव कर रहा है। यानी कि जो आपका आई ई है वो आई बी प्लस आई सी के क्या होगा? इक्वल होगा बेटा। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए यहाँ पे हम बाइसिंग दोनों साइड में करते हैं। दूसरी जो बाइसिंग होती है हमेशा रिवर्स बाइस में होती है, और पहली जो बाइसिंग होती है हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होती है। तो ये आपका देखिए रिवर्स प्लस, इसको हमने प्लस में जोड़ा और इसको हमने किस में जोड़ा? माइनस से, तभी ना रिवर्स बाइस हुआ J2। तो J2 हमेशा रिवर्स बाइस में होता है। तो अगर इस तरह से है तब तो एम्पलीफिकेशन का काम करेगा, थोड़ा करंट देंगे बढ़ा के देगा। अगर ये फॉरवर्ड है ये रिवर्स है, तो अगर दोनों को फॉरवर्ड कर दिए तो सैचुरेशन मोड में काम करने लगेगा, मतलब एज ए स्विच काम करेगा, एम्पलीफाई नहीं करेगा तब स्विच की तरह काम करेगा। यानी कि सिग्नल पास करेगा, सिग्नल को रोकेगा। जैसे स्विच काम करते हैं करंट को जोड़ने और तोड़ने का, वैसे ये भी काम करेगा। मतलब एज ए स्विच काम करेगा कब? जब ये दोनों फॉरवर्ड कर देंगे तब। दोनों रिवर्स कर देंगे तो कट ऑफ मोड में चला जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, कोई करंट पास नहीं करेगा। तो ये तीन मोड में आपके ट्रांजिस्टर क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के कार्य सिद्धांत को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए वो सारे रोल जो वहां पे प्ले हो रहा था, वो जो रोल सारे प्ले हो रहे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन रोल प्ले कर रहे थे, और यहाँ पे आपका क्या करेगा? होल रोल प्ले करेगा। कैसे देखते हैं? यहां पे वो सारे रोल कौन प्ले करेगा? होल आपका करेगा। कैसे? देखिए हमने बताया था J1 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे और J2 जंक्शन को किस बायस में जोड़ेंगे? रिवर्स बायस में जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था पहले ही, तो सारी चीजें वही हैं। तो ये बताइए पी टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे कौन से आयन होंगे? निगेटिव आयन होंगे। एन टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे कौन सा आयन होंगे? पॉजिटिव आयन होंगे। जरा सोचिए, फिर यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है, तो अब सोचो यहाँ पे कौन से आयन होंगे? पॉजिटिव आयन होंगे। और यहाँ पे कौन से आयन होंगे? नेगेटिव आयन होंगे। अब सोचो यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल बना, ये बना ना नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो जब तक ये नहीं बना है तब तक तो मूवमेंट होगा, होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होगा। लेकिन जैसे ये बना ये रुक गया। अब ये होल्स पे, अब देखो यहाँ देखो होल्स पे जो फोर्स लगा इधर लगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इसके अपोजिट उधर लगा, रुक गया। अब इसके अपोजिट यहाँ पे हमने क्या कर दिया? फील्ड दे दिया, ये इसको तोड़ दिया। अब यहाँ के होल्स इसके अंदर चले गए, तब यहाँ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, इलेक्ट्रॉन होल थोड़े बहुत रिकम्बाइन होंगे और बाकी जो होल होंगे यहाँ पटाए रहेंगे चुपचाप। अब यहाँ होल्स ज्यादा हो गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको भरने जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। अब जो होल्स यहाँ पे हैं, ठीक है रहेंगे वो होल्स। अब देखिए यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस इधर की ओर हो रहा है, तो होल्स पे एक फोर्स लगेगा ताकि सारे होल्स इधर मूव कर जाएंगे। अब चूंकि होल्स यहाँ ज्यादा आ गए तो इनको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा? फ्लो हो जाएगा। इस प्रकार करंट का मूवमेंट ऐसे क्या होगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट मूव कर जाएगा। इस प्रकार जितना भी यहाँ दिखाया गया है वो सब क्या है? करंट के डायरेक्शन को दिखाया गया है। तो ये J1 और J2 के जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या हो रहे हैं? चार्ज को मूव कराने में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या है बेटा? वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार से आपने इनका वर्किंग प्रिंसिपल आपने समझ लिया। अब देखिए ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन में पूछ देता है कि एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तब आपको एक एक लाइन ये हेडिंग डाल के लिखना है। लेकिन अगर कह देता है कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो वहां आपको सोचने वाली बात हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? वहां पे आपको सोचने वाली बात हो जाएगी कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए, तो
केवल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है तो आप लिखेंगे एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है, फिर लिखेंगे स्विचिंग का भी काम कर सकता है, अभी हमने बताया, फिर लिखेंगे करंट कंट्रोल का भी काम कर रहा है, जो करंट एमीटर से फ्लो हो रही है आउटपुट पे कंट्रोल होके मिल रही है, करंट कंट्रोल का एक करंट और वोल्टेज लाभ भी दे रहा है, मतलब थोड़ा दाम करंट दे रहे हैं ज्यादा करंट मिल रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज दे रहे हैं ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि हमको गेन भी देता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप हेडिंग डाल के लिखेंगे अगर इनपुट आउटपुट का नाम नहीं लेता है तो। लेकिन अगर कहीं नाम ले लेता है तब आपको इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कैसे, हम एक समझाएंगे बाकी आप खुद समझ लेंगे, क्योंकि समझना बहुत आसान है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा, बेस विथ मॉड्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्ली इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम जरा समझते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये आपका पी टाइप मटेरियल होता था, ये बेस होता था, ये आपका कलेक्टर होता था। तो ये हमेशा क्या होता था, मान लीजिए एन है, ये पी है, ये आपका क्या है, एन है, ठीक है। तो हम इसको किस में जोड़ते थे, हमेशा रिवर्स बायस में। इसमें जोड़ते थे इसको, हमेशा हम रिवर्स बायस में जोड़ते थे, आप जानते ही हैं। तो ये बताइए रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ये रिवर्स बायस वोल्टेज क्या बोलते हैं इसको, बेस टू कलेक्टर, बेस टू कलेक्टर। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जरा सोचो ना यह बात, ये बेस टू कलेक्टर, यहाँ एमीटर टू बेस था, यहाँ बेस टू कलेक्टर, जब इसकी वैल्यू जब यहाँ पे बढ़ेगी तो जरा सोचो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी तो बढ़ेगी। जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी तो डिप्लेशन यहाँ पे जो बेस होगा और पतला हो जाएगा कि नहीं, इफेक्टिव एरिया और कम हो जाएगी। जब इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगी तो जो बेस करंट है वो कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करंट कहाँ मिलेगा, कलेक्टर पे। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो एमीटर करंट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बेटा बेस विथ द मॉड्यूलेशन। जब रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो आपका बेस करंट कम हो जाता है। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, बेस विथ द मॉड्यूलेशन। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स में समझेंगे। देखिए इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, इनपुट करंट वोल्टेज के बीच में हम कर्व खींचेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे। इस पूछे जाने की संभावना कम ही है, क्योंकि आपके सिलेबस में इनपुट और आउटपुट का नाम नहीं लिखा हुआ है, सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछते हैं। क्योंकि अभी अभी आप मैंने बताया, जैसे मान लीजिए इस तरह का व्यवस्था है, ये मीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, मान लीजिए एन है, पी है, एन है। आपने क्या कर दिया, इसको आपने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा। फॉरवर्ड बायस का मतलब एन को नेगेटिव से, पी को पॉजिटिव से। इसको आपने रिवर्स बायस में जोड़ा, ठीक है, ये रिवर्स बायस में। तो ये वोल्टेज क्या हो गया, VBC हो गया। ये वोल्टेज क्या हो गया, बेस टू कलेक्टर। ये क्या हो गया, VEB हो गया, एमीटर टू बेस। ये करंट कौन सी हो गई, इनपुट करंट कौन सी हो गई, एमीटर करंट हो गई। यहाँ आउटपुट करंट क्या हो गई, आपकी कलेक्टर करंट हो गई। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, इसमें बेस को अर्थ कर दिया गया है। ऐसे आपका कॉमन टर्मिनल बनाया जाएगा, अलग अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हम इस्तेमाल करते। कभी हम इसको कॉमन करेंगे, कभी एमीटर को कॉमन करेंगे, कभी कलेक्टर को कॉमन करेंगे, कभी बेस को कॉमन करेंगे, बेस को अर्थ करेंगे। तो जिसको आप कॉमन करेंगे उसी के अनुसार ये कॉन्फ़िगरेशन का नाम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ बेस को कॉमन किया गया है। ऐसे अलग अलग में हम क्या कर सकते हैं, एमीटर को भी कॉमन कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। हम कलेक्टर को भी कॉमन कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, कॉमन कलेक्टर CC। एमीटर को कॉमन करेंगे तो क्या बोलेंगे, कॉमन एमीटर CE। एक हम बता रहे हैं, बाकी आप खुद समझ लेंगे, आसान है। नहीं समझ पाएंगे तो डिटेल लेक्चर का आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जब कर्व खींचेंगे तो इसको कहेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में आप कर्व खींच रहे हो तो उस समय आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि कॉमन बेस में एमीटर करंट और एमीटर टू बेस वोल्टेज के बीच में कर्व खींचा जाता है, जिसमें कलेक्टर बेस टू कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच खींचा गया कर्व क्या कहलाएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में खींचा गया कर्व क्या कहलाएगा,
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा और उसमें इनपुट करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इस प्रकार से इसको डिफाइन करके कर्व खींच देंगे, आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का खींच दीजिए, चाहे किसी एक कॉन्फ़िगरेशन का आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दीजिए, खींच दीजिए, आपका काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कॉमन बेस का एक लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, कॉमन एमीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, एमीटर को क्या किया गया है, कॉमन कर दिया गया है। इसको बोलेंगे कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे इसको, देख लेते हैं। हाँ, ये है आपका क्या है, कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे कॉमन एमीटर में इनपुट वोल्टेज क्या है, बेस टू एमीटर इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट क्या है, बेस है, बेस करंट IB इनपुट करंट है। तो इसमें आपका क्या कहा हुआ है, यहाँ पे देखिए करंट को IB को किस में रखा गया है, Y एक्सिस पे, और VBE मतलब बेस टू एमीटर वोल्टेज को कहाँ रखा गया है, X एक्सिस पे। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या खींचा गया है, कर्व खींचा गया है। VCE वोल्टेज पहले 20 वोल्ट था, देखिए VCE पहले क्या था, 20 वोल्ट था, तो इस तरह से कर्व आपको मिला। क्यों ऐसे मिला, क्योंकि इतना वोल्टेज तो नी वोल्टेज में खत्म हो जाएगा, जंक्शन पे जो वोल्टेज बन रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए भी तो इतना वोल्टेज खर्च होगा, तो यहाँ तक कोई करंट नहीं फ्लो होगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा 20 वोल्ट पे। अब देखिए जब 20 से 10 वोल्ट हुआ तो कर्व अर्ली शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप VCE को कम करेंगे, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज को जब आप कम कर दिए तो आपका क्या हो गया, इफेक्टिव बेस बढ़ गया, एरिया क्या हो गई, यहाँ पे जो बेस की इफेक्टिव एरिया है बढ़ गई, तो बेस करंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो बेस करंट बढ़ गया, इसलिए 20 वोल्ट पे बेस करंट ये है और 10 वोल्ट पे बेस करंट ये है। तो क्या हो गया, जब VCE कम हुआ, 20 से 10 हुआ, इफेक्टिव एरिया बढ़ गई, भाई डिप्लेशन लेयर कम हो गया ना। जब रिवर्स वोल्टेज कम हुआ, डिप्लेशन लेयर पतला हो गया, इफेक्टिव एरिया बढ़ गई, बेस करंट भी बढ़ गया। तो ये जो रीजन है ना, क्यों ऐसा कर्व बन रहा है, ये रीजन हम पूरा नहीं बताएंगे, ये रीजन के लिए आप डिटेल लेक्चर 5 यहाँ पे देखेंगे। लेक्चर 5 में इसको पूरा डिटेल समझाए हुए हैं कि कैसे कर्व बन रहा है, इसके पीछे का पूरा रीजन वहां पे है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के बीच में कर्व खींचा गया है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन एमीटर का। ठीक है, तो अगर पूछ देता है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझाइए, तो किसी एक कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम बना करके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना देंगे, आपका काम समाप्त हो जाएगा। केवल और केवल एक एक लाइन लिखना है इनका डेफिनेशन बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैरियर, यहाँ पे देखिए बैरिस्टर लगाया हुआ है, जहाँ वोल्टेज को बैरी कराएंगे तभी ना रीडिंग ले पाओगे यार। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को बैरी कराएंगे तभी तो हम रीडिंग ले पाएंगे। आउटपुट वोल्टेज यहाँ फिक्स है 20 10, ताकि हमने कम ज्यादा किया तो यहीं से ना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, ये मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस तरह से सर्किट डायग्राम आप बना करके आप यहाँ पे क्या खींच देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आप खींच देंगे। तो ये था आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है आपका क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए आउटपुट करंट जो कलेक्टर करंट था, ये आपका आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे आपको VCE दिखाया गया है। तो ये आपका आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ये कर्व खींचा गया है, लेकिन इसमें इनपुट करंट को फिक्स किया गया है। फिक्स किया गया मतलब 10 माइक्रो एम्पियर पे देखा गया, फिर 20 माइक्रो एम्पियर पे, फिर 30 माइक्रो एम्पियर पे, ऐसे हमने एक फिक्स वैल्यू पर हमने रीडिंग लेकर के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्व को खींचने का काम किए हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बेचा 3 रीजन, 3 मोड बनता है। एक बनता है एक्टिव रीजन, इसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है, मतलब करंट अगर थोड़ा देंगे तो उसके एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देगा, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा इस रीजन में। एक रीजन ये भी बनता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या करेगा, एज ए स्विच काम करेगा, मतलब क्या, केवल वो सिग्नल को पास करेगा रोकेगा, पास करेगा रोकेगा, ऑन करेंगे तो पास कर देगा, ऑफ कर देंगे तो रोक देगा। एज ए स्विच सैचुरेशन रीजन में स्विच का काम करेगा। और यहाँ पे जब उसको कोई आपने इनपुट दोनों को रिवर्स बायस में यहाँ पे आपने किया है तो ये कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ रीजन में, यहाँ पे एक्टिव रीजन में, यहाँ पे सैचुरेशन रीजन में, तीनों रीजन में यहाँ पे काम करता है। ये अलग अलग देखो माइक्रो एम्पियर में करंट आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मिली एम्पियर में मिल रहा है,
यानी कि ये पूरा रीजन क्या है, एम्प्लीफिकेशन का रीजन है। क्यों ऐसा कर्व बना, ये सब आपको डिटेल वहां पे आपको पढ़ लेना है। तो जैसे मैंने कॉमन एमीटर का कर्व आपको समझाया, ऐसे आप कॉमन बेस का, कॉमन कलेक्टर का स्वयं पढ़ सकते हैं और कर्व बना सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सोल्यूशन मैं बताऊंगा। डिटेल जानना होगा तो आप मेरे लेक्चर को फॉलो करिएगा। इस प्रकार ट्रांजिस्टर का खेला समाप्त हुआ मेरे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। चलिए ठीक है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम पढ़ेंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बाद हम मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, यानी कि फेट और मॉसफेट, इन दोनों के बारे में बेटा हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमारा ये पहला यूनिट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए, ये है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये यूनिपोलर है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर हुआ करता था, ये एम्प्लीफिकेशन का काम करता था, करंट को, वोल्टेज को, पावर को, सबको एम्पलीफाई करता था। लेकिन यार उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा वोल्टेज को एम्पलीफाई जितना बढ़िया ये करेगा। वोल्टेज गेन ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बहुत बेहतरीन देता है। इसको फील्ड इफेक्ट ही क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा। जैसे अगर आप एंड्रॉयड चलाइए, एंड्रॉयड के जगह पे एप्पल चलाइए, एप्पल का फोन चलाइए, दोनों में अंतर मिलेगा ना आपको। तो अपडेट वर्जन है, फोन तो दोनों ही है लेकिन अपडेट है। एम्पलीफायर भी है, एम्पलीफायर ये भी है, लेकिन उससे ये अपडेट वर्जन में है। तो इसको पहले हम बनाते हैं, दो प्रकार का होता है, सीधी सी बात बेटा ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार का होता है। इसको हम डिफाइन अगर करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये आपका दो प्रकार का होगा। इसको हम बोलते हैं फेट फील्ड इफेक्ट। ये आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है पी चैनल, एक होता है पी चैनल, एक होता है बेटा एन चैनल। ये भी दूसरा क्या होता है? मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन बेटा? एक होता है आपका पी चैनल, पी चैनल, और एक होता है एन चैनल। ठीक है, तो ये बताइए, मैं आपको एक चैनल को ही बताऊंगा, बेसिक है, हम डिटेल बताएंगे, क्योंकि दो लाइन आप जानेंगे, 10 लाइन जानेंगे, 2 लाइन जरूर लिखेंगे। बेसिक में हम केवल डिफिनीशन बता देते, सर्किट डायग्राम बता देते, एप्लीकेशन बता देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन हम यहाँ डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या है थोड़ा जानने की इच्छा रखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो फील्ड इफेक्ट को दो तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। अब देखिए, ये मॉसफेट पी चैनल एन चैनल को ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, इसमें भी दो तरीके का हम पढ़ेंगे। एक होंगे इनहैंसमेंट टाइप, इनहैंसमेंट पढ़ेंगे, या फिर पढ़ेंगे हम डिप्लीशन। क्या पढ़ेंगे? डिप्लीशन टाइप। अब इसमें दो दो चैनल है, इसमें दो दो चैनल, एक पी चैनल एक एन चैनल। फिर इसमें भी दो चैनल है, एक पी चैनल और एक एन चैनल। यही आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का पूरा क्या है, क्लासिफिकेशन है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पी चैनल एन चैनल, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इनहैंसमेंट, डिप्लीशन। अब ये दो दो प्रकार के, पी चैनल एन चैनल, पी चैनल एन चैनल, ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन है दोस्तों। अब इसके बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि पहले हम देखेंगे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। इसका पूरा डायग्राम आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। देखिए, ये क्या है आपका बेटा, ये है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसका यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक सबस्ट्रेट यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, क्या सबस्ट्रेट का मतलब क्या समझ रहे हैं? एक हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल का टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? एक टुकड़ा ले लिया, और इसमें हमने एन चैनल बनाना है तो एन टाइप मटेरियल की डोपिंग कर दिया पूरे पे, हल्का एन टाइप। और फिर एक साइड में हमने पी टाइप की हाईली डोपिंग कर दिया, एक साइड में हमने पी टाइप की हाईली डोपिंग कर दिया। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ये दोनों को आपस में सटा भी देते हैं, समझ गए। और अब हमने ये काम करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अब इसके 3 टर्मिनल बन गए। कौन कौन? एक हो गया ड्रेन, एक हो गया सोर्स, एक हो गया गेट। यहाँ पे जो बनाया, यहाँ पे गेट हो गया, यहाँ पे ड्रेन हो गया, यहाँ पे सोर्स हो गया। पहले हम VDS से हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन को समझेंगे। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, गेट को भी हम मार देंगे गोली। इसके कंस्ट्रक्शन को समझना है तो थोड़ा सा ऐसे समझिए कि हमने मार्केट से गया और सिलिकॉन इस्पात
हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक टुकड़ा ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, एन टाइप मटेरियल की डोपिंग कर दिया, हल्का एन टाइप मटेरियल की पूरा डोपिंग कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पी टाइप मटेरियल की हाईली डोपिंग कर दिया, यहाँ पर भी पी टाइप मटेरियल की हाईली डोपिंग कर दिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक टर्मिनल निकाल दिया, इस टर्मिनल को कहा गया गेट, यहाँ पे एक टर्मिनल निकाल दिया मेटल लगा के, इसको कहा गया ड्रेन, इसको क्या कहा गया बेटा, इसको कहा गया ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर भी एक टर्मिनल निकाल दिया गया, इसको क्या कहा गया, सोर्स। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है गेट, यहाँ से वोल्टेज देते हैं, यहाँ से आपका करंट क्या होती है, ड्रेन टू सोर्स हमेशा क्या होती है, करंट आपकी फ्लो होती है, कहाँ से, ड्रेन से सोर्स की ओर करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो ये 3 टर्मिनल इसके आपके होते हैं। तो ये चूंकि यहाँ पे एन टाइप मटेरियल पे पी टाइप डोपिंग क्यों कर रहे हैं, तभी ना पी एन जंक्शन बनेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे पी चैनल रहेगा तो एन टाइप मटेरियल की डोपिंग करेंगे, तभी तो एन पी एन जंक्शन बनेगा। पी एन जंक्शन तो बनाना है तभी ना वर्किंग करेगा यार, तभी थोड़ा सा वोल्टेज दोगे तो बड़ा सा वोल्टेज बना के फेंकेगा। तो भाई पी एन जंक्शन तो बनाना ही है, तो एन चैनल है तो यहाँ पे हम पी बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इनको आप समझिएगा जरूर कि कैसे ये बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को यहां पे हम समझते हैं। चलिए आइए, ये इसका सिंबल है, देखिएगा जो आप पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं ना ट्रांजिस्टर का सिंबल, उसी तरह से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें करंट से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर ये एन चैनल है तो ध्यान दीजिएगा, गेट से करंट अंदर की ओर जा रही है, मतलब वहां करंट अगर आपका एन था, एन पी एन था, तो वो क्या कहाँ करंट किधर जा रही थी, बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ अंदर जाएगी। आप उसको याद करके उसका अपोजिट करंट डायरेक्शन इसमें लगा देंगे तो आपको इसका सिंबल याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिएगा, दोनों सिंबल जरूर पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में पक्का है पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले हमने क्या लगा दिया था, यहाँ पे अभी अभी आपने पढ़ा ही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया VDS। ठीक है, यहाँ पे जरा आप देखिएगा ये बात, अभी हमने क्या किया है ना, अभी हमने इसको आपस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव से, और निगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेटल से, पॉजिटिव से। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो है रिवर्स बायस में आपका ये कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की, करंट यहाँ पे क्या होगी, प्लस से निकल के माइनस की ओर करंट ऐसे फ्लो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट मूव करेंगे। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप करे आपने यहाँ VDS बढ़ाते जाएंगे, करंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, VDS बढ़ाते जाएंगे, करंट इसमें बढ़ता जाएगा। तो ये भी तो जरा ध्यान दो मेरे भाई, आपने यहाँ पे रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट किया है। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने से जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर भी तो बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये डिप्लेशन लेयर भी तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, डिप्लेशन लेयर ऊपर ना कहाँ झोंक दिए, नीचे भी तो बढ़ाना चाहिए था। ऊपर इसलिए झोंक दिए बेटा, अगर मान लो ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट नहीं, अगर हम 20 वोल्ट इसको मान लेते हैं, तो पॉजिटिव का 20 वोल्ट यही ना अप्लाई हो रहा है, यहाँ तो निगेटिव अप्लाई हो रहा है ना, तो रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ ज्यादा है ना, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई यहां ना ज्यादा होगी। अब सोचिए, अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा, ये जो रास्ता है, जो चैनल है, ये छोटा होता जाएगा। तो ये जो करंट है ना, ये सीमित होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक ऐसा वोल्टेज यहां मिलेगा जिस वोल्टेज पे इसमें फ्लो होने वाली करंट कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, जीरो कभी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे VDS के जिस मान पे, VDS के जिस मान पे जो आपका ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट यानी कि जो करंट ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो हो रही है वही ड्रेन करंट है। तो VDS के जिस मान पे आपका ये कांस्टेंट हो जाती है या सैचुरेट हो जाती है, इसी को ही हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पिंच ऑफ वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इस वोल्टेज पे क्या हो जाती है, करंट सैचुरेट हो जाती है, फिर नहीं फ्लो होती है। अब सोचिए अब क्या करें हम, अब गेट का क्या इस्तेमाल है, यहां पर भी हम रिवर्स बायस वोल्टेज दे देते हैं। क्यों देते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज, इसलिए देते हैं कि अगर मान लीजिए कि
अगर ये अगर मान लो कि 18 वोल्ट पे ईडीएस के 18 वोल्ट पे ये करंट सैचुरेट हो रहा है, तो जब यहां से रिवर्स बायस आप बढ़ाएंगे ना, तो ये जो है ना ये पहले ही से और ज्यादा डिप्लेशन लेयर बढ़ा देगा। तो अगर ये 18 वोल्ट पे बिना इसके लगाए 18 वोल्ट पे करंट सैचुरेट हो रही थी, तो अब ये 9 वोल्ट पे सैचुरेट हो जाएगी, ये आते ही वोल्टेज पे सैचुरेट हो जाएगी। यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज और कम हो जाएगा अगर हम गेट पे रिवर्स बायस वोल्टेज दे देंगे तो हम बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, एक सैचुरेट करंट प्राप्त कर लेंगे, एक कांस्टेंट करंट हम प्राप्त कर लेंगे। क्या होगा जब हम इस सैचुरेट करंट से भी ज्यादा यानी कि पिंच ऑफ वोल्ट से भी ज्यादा इसका अगर वोल्टेज बढ़ा दें, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगी, उससे ज्यादा फ्लो करवाएंगे। तब क्या होगा अगर रिवर्स बायस की जगह पे यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दें, तो अगर बेटा यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो जंक्शन है ना ये फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से बहुत पतला हो जाएगा, ये बहुत पतला हो जाएगा, और जब बहुत पतला होगा तो इतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी तब भी ये बर्न हो जाएगा। इसीलिए हम इसको रिवर्स बायस में ही क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। रिवर्स बायस में ही इसको क्या करते हैं बेटा, जोड़ने का काम करते हैं। अगर एन चैनल है तो पी टाइप डोपिंग करेंगे, अगर ये पी चैनल है तो एन टाइप डोपिंग करेंगे। जो यहाँ फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ पे जब पी चैनल बनाएंगे तो वो फंक्शन होल्स करेगा, सारा चीज वही है, लेकिन एक्सप्लेन आपको केवल एक को करना है, इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, गेट के द्वारा दिए गए वोल्टेज से ये करंट कंट्रोल्ड हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। और चूंकि इस फील्ड के द्वारा ये करंट कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। चूंकि ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन के कारण करंट कंट्रोल हो रहा है, इसलिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है ताकि करंट लीकेज इसमें फ्लो ना हो पाए, और यहाँ पे क्या हो, जो थोड़ा वोल्टेज हमने तो एम्पलीफाई होके अब करंट फ्लो होगी। अब इनके क्रॉस का जो रेसिस्टेंस होगा, ड्रेन रेसिस्टेंस से करंट मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है इनपुट से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आउटपुट पे बहुत ज्यादा हमें वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पे कर्व के माध्यम से देखिए दिखाया गया है। पहले क्या था, पहले जब VGS 0 था तो देखिए यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ करता था। और यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज देखो यहाँ पे बढ़ता गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट बढ़ता गया, यहाँ पे IDSS मतलब कांस्टेंट हो गया, यहाँ तक कांस्टेंट हुआ, लेकिन पिंच ऑफ से भी ज्यादा वोल्टेज आप बढ़ा दिए, इससे भी आगे बढ़ गए, तो अब क्या हो गया, करंट एकदम हाईली फ्लो हो गया, ब्रेक डाउन रीजन में चला गया। लेकिन जब रिवर्स बायस वोल्टेज दिए -1 का, तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज जो यहाँ पे मिलता था, अब ये पिंच ऑफ वोल्टेज इसके पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले ही मिल जाएगा, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगी, उससे भी ज्यादा बढ़ा दिए तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यही कर्व यहाँ पे दिखाया गया, कर्व भी बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो हमने यहाँ एन चैनल में बताया वही यहाँ पे पी चैनल में होगा, सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे एन टाइप डोपिंग किया गया है, देख लीजिए सब कुछ आपका वही है, कोई अंतर नहीं है। और इसमें फील्ड के कारण करंट कंट्रोल हो रहा है, इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। ये वोल्टेज गेन ट्रांजिस्टर से भी बढ़िया देता है, इसलिए स्पेशली हम इसमें इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एज ए स्विच और एम्पलीफायर के भी में इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका एप्लीकेशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए इसमें क्या है, इसको मेटल ऑक्साइड क्यों कहते हैं, हम यहाँ पे इसके चित्र से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम मेटल ऑक्साइड क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए इसका सिंबल अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सिंबल क्यों कैसे और बनाते हैं। इसको दोनों हमने बताया, एक डिप्लेशन बताया, और यहाँ पे डिप्लेशन भी होता है, और क्या होता है, यहाँ पे केवल इन्हेंसमेंट का ही फिगर लगा है, दिख रहा है हम तो नहीं, डिप्लेशन का भी फिगर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इन्हेंसमेंट का फिगर है। पहले इन्हेंसमेंट को समझ लेते हैं, फिर डिप्लेशन को हम समझते हैं। देखिए इसमें
इसको मेटल ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके कांटेक्ट क्या हैं, जो भी यहाँ पे कांटेक्ट लगे हुए हैं सब मेटल के लगे हुए हैं, और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर बनाया गया है ताकि लीकेज का एकदम ना फ्लो हो पाए, इनपुट इंपीडेंस और हाई हो जाए, वोल्टेज गेन हमें और बढ़िया मिले, इसलिए SI2 का यहाँ पे एक लेयर भी लगा दिया गया है। तो ये FET से JFET से और थोड़ा सा अपडेट वर्जन है, समझ गए? ये आपका मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये स्विचिंग में, एम्पलीफिकेशन में, वोल्टेज गेन में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ICs वगैरह बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज कंट्रोलर में इस्तेमाल करते हैं, मोटर का कंट्रोल करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन आपका दिया हुआ है, वहां से पढ़ लेंगे। तो पहले आप इसको समझते हैं कि ये सब होता क्या है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया, सिलिकॉन मटेरियल लिया, अर्धचालक पदार्थ लिया सिलिकॉन, उसमें हमने पी टाइप पहले डोपिंग कर दिया। क्या बनाना, एन चैनल बनाना, तो पी टाइप डोपिंग कर दिया। फिर यहाँ पे एन टाइप हाईली डोप्ड कर दिया, यहाँ पे एन टाइप हाईली डोप्ड कर दिया। ये बीच में जो चैनल आप दिख रहे हैं ना बेटा, ये चैनल पहले इस क्या होता है, एब्सेंट होता है। पहले ये चैनल होता नहीं है, पहले ये चैनल इसमें एब्सेंट होता है। इनहैंस मतलब इनहैंस होता है, इसमें चैनल हम बनाए क्रिएट किया जाता है, इसमें होता नहीं है। तो 0 हमने लिख दिया, पहले नहीं रहता है। तो अब देखिए अब क्या करें, अब ये 3 टर्मिनल इसके भी हो गए, एक हो गया ड्रेन, एक हो गया आपका क्या सोर्स, एक हो गया ड्रेन, एक हो गया आपका सोर्स। यहाँ पे देखिए ड्रेन सोर्स, एक हो गया आपका क्या गेट। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ड्रेन और सोर्स में हमें करंट फ्लो करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, यह ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये प्लस तो ये भी प्लस होगा। तो ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो करवाना है तो ये प्लस से माइनस से करंट फ्लो होगी यार। तो ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो होना, बीच में चैनल है ये नहीं है, पानी फ्लो करवाना, नाली बनाए ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे बताइए, करंट फ्लो होगी? सोचो इनहैंसमेंट में क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, करंट फ्लो हो जाए? हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज ऐड करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, VGS। अब यहाँ पे पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुए, जरा सोचो यार, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, इकट्ठा हुए। अब इसके जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हैं, इन ऊपर खींचेंगे, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेंगे। अब इसको बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचता जाएगा। तो अब देखो एक चैनल बन गया कि नहीं बन गया, सारे आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो जिस वोल्टेज पर, VGS के जिस वोल्टेज पे ये चैनल बन जाता है, उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। इसमें चैनल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे VGS से हमने क्या बना दिया, एक चैनल, एन चैनल बना दिया। अब यहाँ पे VDS की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे ना, अब यहाँ पे VDS की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे ना, तो करंट इसमें क्या होने लगेगी, फ्लो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बेटा फिर यहाँ भी डिप्लेशन लेयर बन जाएगा, और फिर उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VGS को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, करंट और भी बढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। तो अब करंट तभी फ्लो होगी जब यहाँ VGS से पहले चैनल बना लेंगे, फिर इसके थ्रू करंट हम इसमें क्या कराएंगे, फ्लो करवाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, एक सबस्ट्रेट ले लिया, क्या ले लिया, एक सिलिकॉन का हमने एक मटेरियल ले लिया। इसमें क्या किया, पहले पी टाइम की हल्की डोपिंग कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एन टाइप मटेरियल की हाईली डोपिंग कर दिया, TN टाइप का, बीच में कोई लेयर नहीं है, बीच में कोई लेयर नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कांटेक्ट बना दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या बना दिया बेटा, कांटेक्ट बना दिया। एक कांटेक्ट यहाँ बना दिया, एक कांटेक्ट यहाँ बना दिया, एक कांटेक्ट यहाँ बना दिया, और एक कांटेक्ट यहाँ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कांटेक्ट बना दिया। एक हो गया आपका ड्रेन का, एक हो गया आपका गेट का, एक हो गया आपका क्या, यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स का। तो अब यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स मतलब ये सबस्ट्रेट है, ये हो गया आपका सोर्स का, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपको क्या कराना है, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करवाना है। जरा सोचो ना, यहाँ पे क्या कराना है, ड्रेन टू सोर्स आपको क्या कराना है, करंट फ्लो करवाना है। तो आपने क्या किया, सोर्स को नेगेटिव से जोड़ा और ड्रेन को पॉजिटिव से जोड़ा, तभी ना पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हो रही है। तो बेचारा है चैनल है ये नहीं है, अब चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, सोर्स सबस्ट्रेट को ला करके सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और इसके बीच में बेटा हमने क्या कर दिया, हमें पी टाइप है तो एन टाइप चैनल बनाना है, इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर खिंचवाना है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव
हम पॉजिटिव से इसको क्या करेंगे, गेट को कनेक्ट करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बीच में SI2 का क्या हो जाएगा, लेयर हो जाएगा। ठीक है, SI2 का यहाँ पे लेयर हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा। तो यहाँ पे एक चैनल आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, एक चैनल बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब बन गया, अब VDS इस वोल्टेज को बढ़ाओ ना, अब इस वोल्टेज को बढ़ाओ, अब करंट आसानी से क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होगा, थोड़े समय के बाद इसमें इस तरह का एक डिप्लीशन लेयर भी बन जाएगा, जिससे करंट कंट्रोल हो जाएगा। तब फिर VGS को बुलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, एक चैनल चौड़ा हो जाएगा, अब करंट फिर फ्लो होने लगेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्यों 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 इधर बढ़ा हुआ है, इधर कम क्यों है डिप्लीशन लेयर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव होने का रिवर्स बायस वोल्टेज इधर ज्यादा है, इसलिए डिप्लीशन लेयर इधर ज्यादा बन रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरह से इसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है ड्रेन टू सोर्स। तो ये इनहेंसमेंट टाइप है, क्या है बेटा, ये है आपका इनहेंसमेंट टाइप। तो इसी चीज को यहाँ पर भी मैंने बना के आपको समझाया था पहले ही। अब हम डिप्लेशन का भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके सिंबल में हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए इनहेंसमेंट में कोई चैनल नहीं बना हुआ है, करंट किधर फ्लो हो रही है, सबस्ट्रेट टू गेट। अभी आपने देखा सबस्ट्रेट पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से ही तो करंट निकलेगी, इसीलिए करंट निकल रही है। आप पीएन जंक्शन का उल्टा कर देना मेरे भाई, इसमें आपको चैनल नहीं दिखेगा, चैनल क्या हो रहा है, ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे गेट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देखिए डिप्लेशन में क्या होता है ना बेटा, डिप्लेशन में आपका चैनल बना होता है। देखिए डिप्लेशन में चैनल बना हुआ है, ये एन चैनल का है, इसी को पी चैनल में बनाना तो करंट का डायरेक्शन पलट देंगे, और पी चैनल के लिए हम करंट का डायरेक्शन बदल देंगे। ये भी एन चैनल का बना हुआ, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो पी चैनल का हो जाएगा। तो इसी से आप बना लीजिएगा, सिंबल जरूर पूछेंगे, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए सिंबल। ठीक है, चलिए लास्ट आपका है डिप्लेशन का भी हम समझ लेते हैं। डिप्लेशन के बाद आपका ये आपको फाइनली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये हो गया आपका डिप्लेशन। क्या घंटा गया बेटा, 1 घंटा 49 मिनट। कंटिन्यूस बोल रहे हैं, इसमें ड्रॉप नहीं है बिल्कुल। चलिए अब हम देख लेते हैं डिप्लेशन का। डिप्लेशन मॉसफेट भी दोनों तरीके का आपका दिखाया गया है। इसमें आपको चैनल बनाना नहीं है, इसमें पहले ही से चैनल आपका बना सब कुछ वही है, देखो सब कुछ वही है। इसमें से पहले ही से आपका चैनल क्या है, बना बनाया आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब चैनल बना हुआ है, आसानी से ड्रेन टू सोर्स करंट इसमें फ्लो होगी। हाँ भैया डिप्लेशन लेयर यहाँ बढ़ेगा, करंट सैचुरेट भी होगी। अब इस चैनल की चौड़ाई बढ़ानी है तो VGS से वोल्टेज बढ़ा देंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच करके चैनल की चौड़ाई बढ़ा देगा, जिससे करंट अब और आसानी से फ्लो होने लगेगी। इस प्रकार से इसमें करंट का फ्लो होना बहुत आसान है, ड्रेन टू सोर्स बहुत आसानी से फ्लो होता है। इस प्रकार से यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, चैनल बनने से करंट बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर आपका बहुत आसानी से बन जाता है। ये क्या है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, क्योंकि यहाँ डिप्लीशन लेयर बहुत आसानी से बन जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चैनल क्या है, विद्यमान है। इस प्रकार से ड्रेन टू सोर्स करंट आसानी से फ्लो हो रही है। चैनल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने VGS वोल्टेज बढ़ा दिया, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या कर दिया, चैनल को और चौड़ा कर दिया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, चैनल ज्यादा बड़ा हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे आसानी से ड्रेन टू सोर्स करंट क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका डिप्लेशन टाइप मॉसफेट भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो मॉसफेट पूरा क्या हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया। एप्लीकेशन में मैंने बता ही दिया था, जो फेट का एप्लीकेशन है वही इसका भी है, ये थोड़ा अपडेट वर्जन में यूज किया जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से मैंने आपका यूनिट फर्स्ट का जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स थे मैंने सब डिस्कस किया है, कंटिन्यूस मैं बोला हूं। अगर आप हमारी बात से और हमारे लेक्चर से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेटा, यही आपका एक समझ लीजिए कि आपने मुझे एक इनाम दिया है, उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो भी आपका विचार होगा। अगर आपको कुछ सजेशन भी हमें देना होगा तो आप हमें जरूर दीजिएगा, आपका सजेशन हमें क्या होगा, स्वीकार्य होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम जरूर आपसे मिलेंगे। हाँ, अगर आपको हमसे जुड़ना होगा डायरेक्ट तो हमारा एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप नाम से एक टेलीग्राम चैनल है,
सर्च करके और उसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपसे क्वेश्चन आंसर भी वहाँ कर सकते हैं, आपको और कुछ बेनिफिशियल वीडियोज भी मिलेगी। इस प्रकार से आपका यह लेक्चर यहीं समाप्त हुआ दोस्तों, धन्यवाद।